नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने कभी तकलीफ के अभाव में अपने आप को रोका नहीं, अपने कदम पीछे नहीं खींचे। एक मुकाम हासिल करने के लिए कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आज जिस स्थान पर वो हैं, दुनिया देखती है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि एक बहुत छोटी जगह से उठकर पहुँचे हैं और आज दिल्ली में पावर सेंटर में मौजूद हैं और दुनिया उनको जानती है मनोज तिवारी के नाम से। मनोज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपको पॉडकास्ट में धन्यवाद। स्टेट मिरर के साथ। जी। मनोज जी, बहुत लंबा सफ़र हो गया है राजनीति में भी, भोजपुरी के आप सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। आपने एक ऐसा समय भी देखा है जहाँ चाक-चौबंद नहीं, इंतज़ाम नहीं थे, बहुत गरीबी देखी और बहुत मेहनत किया आपने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अतवलिया गाँव से लेकर कैमूर का जो एक आपका जन्म स्थान रहा है, वहाँ से दिल्ली तक का जो सफ़र रहा है, वो अब तक की जर्नी अतरवलिया। अतरवलिया, कैसा रहा मनोज जी? थोड़ा बताइए ज़रा, बचपन से लेकर कुछ जो यादें आपको ध्यान में आती हों, जब वहाँ से निकले आप पहली बार गाँव से? ये तो आप बहुत दूर ले जा रहे हैं मुझे। अतरवलिया तो हमारा धड़कन है, इमोशंस हैं। और मैं जब कभी खेत में खड़ा होता हूँ कहीं देश में, तो मुझे मेरे गांव की खुशबू आती है। गेहूं का खेत हो। अभी मैं कुछ दिन पहले, इस साल 2026 का पहला दिन मैं कानपुर के पास था। तो सरसों के खेत में चला गया। अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और मुझे खेत दिख जाए ना और टाइम है तो मैं जरूर रुकूंगा महसूस करने के लिए कि हाँ, गाँव की जो मिट्टी की खुशबू है वो किस तरह होती है। देखो जो गांव में रहा है ना, खेत उससे बतियाते हैं। अब ये फीलिंग एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। अगर आपको रास्ता याद है जिसमें खेत से आप जाते थे, उन खेत जब कट जाते हैं, पगडंडियों पर चलना। पगडंडियों के अलावे खेत में जब पौधा कटता है फसल, तो तीखे मतलब बीच से जो बीच रास्ता से रास्ता निकलता है निकलता ना, है, हाँ। चलते चलते जो वो सफेद दिखने लगती है, एक रास्ता दिखने लगता है, एक लकीर खिंच जाती है अलग लकीर सी खिंच जाती है। एक। उस पे कभी आप नंगे पैर चले हो? पगडंडी जिनको हम बोलते हैं। हाँ, पगडंडी तो वो हो गई जो मेड़ है। अच्छा। एक खेतों के बीच से रास्ता निकल जाता है, वो पगडंडी उसको नहीं कहेंगे। वो तो खेतों के बीच से जा रहे हैं आप। उस टेम्पररी होती है, क्योंकि जैसे ही खेत हाँ, जोत लेते हैं तो जुतेगा, हट जाएगा। सिंचाई होगा, हट जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। फिर कटेगा तो फिर बन फिर जाएगा। बन जाएगा। वो बहुत कमाल का है। तो गांव तो हमें भूल ही नहीं सकता। मेरे घर में भी गांव है, अतरवलिया है। मेरा जो घर है ना, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो इसका नाम कश्मीर है। एक रणथंबोर है, एक एक मुंबई सेवा भी है। निकेतन, मुंबई भी है, लोखंड वाला भी है। लोकल वाले भी है। उसकी कहानी भी जानेंगे मनोज जी। तो गांव एक यहाँ पेड़ के नीचे, हम उसको तरवलिया बोलते हैं। किसी को बोलेंगे जितेंद्र भाई आए तरवलिया बिठा के रखना इनको, तो आपको वहीं बिठाएगा। मगर ये बड़ा सौभाग्य है कि आपको गांव में रहने को मिला हो। यहाँ तो लोग 1 घंटा बिजली कट जाए तो इतनी गालियां देंगे लोग। और हम लोगों को बिजली ही नहीं कट देते थे, नहीं खंभा ही नहीं था, थी ही नहीं बिजली। हम खंभा लाने के लिए भी हम प्रयास किए हैं, तब मेरे गांव में बिजली आई है। हमारे गांव के एक वीरेंद्र तिवारी हैं, वैसे उनके रिश्ते में हम चाचा लगते हैं, लेकिन वीरेंद्र पॉलिटिकली थोड़ा अवेयर रहते हैं। तो विधायक कौन है, सांसद कौन है, उससे बातचीत करना है। और हमको बोलते थे, भाई चाचा यहाँ फोन कर दा तई कमुआ हो जाई। तो ऐसे कर करके, चूंकि मैं सिंगर हो गया था तो समाज में लोग जानते थे। मैं सिंगर के नाते भी बहुत काम किया हूँ गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। पावर ग्रिड है हमारे गांव में, पावर ग्रिड। मनोज जी, आपने जिक्र किया कि आपके कहने पर लाइट वहां पर आई। बचपन से लेकर जब वो लाइट आई, कितने साल तक उस गांव में लाइट नहीं थी आपने देखा? ये लाइट तब आई जब मैं 26 साल का हो गया था। यानी कि 26 साल तक की उम्र तक आपके गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। लालटेन, उसका
शीशा शाम को साफ तेल करना, डालना, उसमें बत्ती बनाना उसकी। किरासन तेल डालना, उसकी बत्ती वो बनाना। भी यादें हैं मनोज जी एक। कभी कभी लालटेन का शीशा फूट जाता था तो उसमें कपड़ा से कैसे उसको ढक के रखना है, सब काम किए हैं जितेंद्र भाई। इसीलिए तो आज मनोज तिवारी इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो किसी काम को छोटा नहीं समझे और मेहनत की, अपने बूते पर यहाँ पहुंचे हैं। काम को कभी छोटा नहीं समझे। हम तो वो भी काम करते थे कि जब पढ़ते थे इंटरमीडिएट में बनारस में, तो हमारे घर के बगल में एक थोड़ा सा अच्छा मध्यम वर्गीय परिवार था, तो उनका सामान उमान स्टेशन स्टेशन पहुंचा दिया करते थे। तो उसके बदले वो हम लोगों को पैसे में नहीं, कभी खाना खिला देते थे, कभी। बनारस की बहुत सारी यादें हैं, मैं भी थोड़ा सा लेके आया हूँ जरा। सुन के ही आपको मैं देख रहा हूँ कि मन भरा है आपका वो सब यादें सुनते ही। अच्छे लोग थे, अच्छे लोग मिले जीवन में, और तभी ये समझ में आया कि आप हेल्पिंग नेचर रखो तो आपको सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी का जो इंसान अच्छा करता है कभी उसका कोई बुरा नहीं करता। हो भी जाता होगा, हमारे साथ तो ज्यादातर नहीं हुआ, सब अच्छे अच्छे लोग मिले। अच्छे रिलेशन संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, तो ये तो निश्चित रूप से सही है। लेकिन जो आपने कहा ना, काम को छोटा नहीं समझना है। कई तरह के रिटर्न आते हैं। कभी आपको ऐसे लोगों के साथ कुछ काम कर दिए कि वो समय पे आपके साथ खड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी कमाई है। और एक होता है कि हमने काम किया, हमें मजदूरी दे दो, वो भी होता है। किसी के ड्राइविंग भी कर लेते थे हम पार्ट टाइम। रोटियां भी बनाई हैं आपने? हाँ, आश्रम वगैरह में। अच्छा, मठ में वहाँ पे। मनोज जी, बनारस पे मैं आना चाहूँगा क्योंकि बनारस में आपने लंबा समय बिताया है। अतरवली से जब निकले पढ़ाई करते हुए, और उसके बाद बनारस आपका एक बड़ी जगह पर आना हुआ उधर, बहुत वहाँ पे संघर्ष किया आपने बनारस में। बनारस से क्या यादें आती जुड़ के? मठ आते हैं, जब बीएचयू में आप पढ़े हैं वहाँ पर, लंबा समय आपने बनारस में ही बिताया है। आज तो बनारस की रंगत रंगत जो है वो कुछ अलग नजर आती है। बनारस से ये किस तरह? मठों का जो संपर्क है हमसे, वो मेरे माता पिताजी के समय से है। मेरे पिताजी बहुत जो छोटे छोटे मठ मंदिर होते थे ना, उसमें वो बहुत जुड़ते थे। हम लोग धर्मशाला संस्कृति से पले बढ़े हैं। हमारे माता पिताजी जब आते थे बनारस गंगा जी नहाने, या कुछ मकर संक्रांति नहाने, या एकादशी नहाने, तो वो लोग होटल में नहीं रुकते थे, धर्मशाला में रुकते धर्मशाला में रुकते थे। पहले तो जो लोग आते भी थे मनोज जी, वो क्योंकि वो कहते थे कि वहां रह के हम संगीत में जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, होटल में रह के तो काम हो नहीं पाता था। तो हम उसी कल्चर के हम हैं, उसी संस्कृति से हम लोगों का जन्म हुआ, तो जीवन में उसके प्रति सम्मान भी रहा, आज भी बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। मनोज जी, आपके पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के में गायक थे, वो भी, और पहलवान भी थे। हाँ। पहलवान भी थे। संगीत और संगम का ये जो मिलन था, किस तरह से आपको नई सीख दे गया जीवन में? वैसे संगीत और स्पोर्ट्स का अच्छा तालमेल रहता है। हमेशा जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, वो संगीत उसको पसंद आएगा, वो संगीत में कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि खेल तो शरीर को चुस्त रखता है, संगीत दिमाग को चुस्त रखता है। स्ट्रेस बस्टर भी है, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। आज भी हमारे पिताजी को जब मैं याद करता हूँ, तो उन्होंने मुझे जीवन में एक माँ सरस्वती का, शारदा का गीत का एक सरगम सिखाया था। अब आप सोचिए, वो 83 में हमें छोड़ चले गए थे। बहुत जल्दी आपके हाँ। जीवन से चले गए थे वो।
हमें वो याद है जो उन्होंने सिखाया था। सरस्वती वंदना है ना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या पद्मा, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतवि देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाड्यापहा। तो ये तो सब जानते। इसको जब आप हारमोनियम में सरगम बजाएंगे तो ये धुन कैसे निकलेगा? फिर गम भगम रे ग सारे नी धप धप पद सारे सारे गम ग गम बद नि ध पद म पद दसा दसा धसा रे गम ग रे ग सा धरे सा नि ध प ध प म ग रे सा निःशेषयाड्या। मतलब ये पहली सरगम है जो आपके पिताजी ने आपको सिखाया। देखिए 83 की ये सरगम बता रहे हैं मनोज जी, 83 में बताया तो मुझे 82 में 82 में था, मतलब 40 साल के लगभग हो गया। हाँ 40 साल पुरानी मतलब सरगम। आप समझिए 82 में हम 10-11 साल के थे। 42 साल हो गए करीब करीब। 42 साल पहले की पिताजी की दी गई वो सरगम मनोज तिवारी को आज भी इतने तरीके से याद है कि एक एक जो नोट्स पड़े हैं जिसको हम जानते हैं संगीत की भाषा में, इतने शानदार तरीके से गाया है। और देखिए मुझे लगता है नहीं कि मनोज जी, जो कि मैं भी अब लंबे समय से आपको जानता हूँ, कभी आपने ये सरगम सुनाई होगी किसी को? नहीं 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 सुनाया नहीं, ऐसा बात ही नहीं आया। बेसिकली क्या है जितेंद्र भाई, मैं ये जब गाता हूँ पढ़ता हूँ तो मेरे पिताजी से मेरा मुलाकात होती है, इंटरेक्शन हो जाता है, संगीत के रूप में आपके साथ हमेशा से रहते हैं वो लगता है कि अपने पेट पे सुलाए हुए हैं और गा रहे हैं। आगे बढ़ना है। हाँ, जीवन का नाम आगे बढ़ना है मनोज जी। चूंकि हमने बनारस की बात छेड़ी थी, बनारस का आपने जिक्र किया, बनारस वाले बहुत लंबा समय बिताया है, चाहे वो बीएचयू की बात कर लें या गंगा के घाटों की बात कर लें। आपने बताया कि मठों में जाकर अपने सेवा भी करी है, वहाँ पे सेवा ही कहूंगा उसको मैं, ये नहीं कहूंगा कि रोटी बनाई है तो आपने कुछ वहाँ पे पैसे के लिए कुछ किया है, लेकिन वो सेवा की आपने। तो सेवा थी। बनारस को किस तरह देख, बदले खाना मिल जाता था। वो देखिए हालात इंसान के हर जगह आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए ना भाई, तो हमने भी किया था। आपको लगता है कि पिताजी की दी हुई सीख जो अनुशासन था, वो संगीतज्ञ भी थे, पहलवान भी थे, उनकी जो सीख आपको दी हुई थी जीवन में आपके आज तक काम आ रही है? बहुत बहुत काम आती है। थोड़ा एक दो एग्जांपल बताइए किस तरीके से आप उनका अनुसरण करते हैं। जैसे पिताजी का एक स्वभाव था कि वो सहायता के लिए कोई आता था ना, तो वो कोशिश करते थे कि उसकी सहायता हो। वो अपन से भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, या नहीं होता है तो तो याद है तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। यू हैव टू बिकम लाइक योर फादर। इवन मेरी माता जी, घर पे कोई आ गया ना, वो भले अपने पास नहीं है लेकिन उसको सहायता होनी चाहिए। सहायता होनी चाहिए। मैं मिला, मुलाकात की है मैंने माता जी से, कई बार मुलाकात हुई आपके घर पे ही। और पिताजी जस्टिस करते थे हमारे। वो हमारे पिताजी न्याय के समर्थक थे। जैसे गांव में कुछ होता था ना, हाँ गलत नहीं होना चाहिए, गलत किसी के साथ तो खड़ा भी रहना है, चिंता मत करो हम बानी। तो वो हमारे पिताजी का वो सब चीज है जो कहीं ना कहीं हमें आज इस कितनी बड़ी दुनिया में हम तैर रहे हैं, समंदर है, पता भी नहीं चलता है कौन अपना है कौन पराया है, कौन घात करने वाला है, कौन सहायता करके चला जाएगा। तो हर तरह के लोग मिलते हैं आज भी, बस वो थोड़ा सा पहचानते रहते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन पिताजी ने सिखाया है कि नहीं, विश्वास करना है, भले विश्वासघात होगा, विश्वास करना है, अपने आप को दिखाना इस तरीके से। हाँ? मनोज जी, संगीत से क्योंकि आपका बहुत जुड़ाव रहा है,
क्या संगीत की प्रेरणा पिताजी से ही मिली या बनारस आके आपके मन में जिज्ञासा जागी कि नहीं, मुझे अब संगीत के क्षेत्र में आगे जाना है? पिताजी से ही, पिताजी से ही। और वही यात्रा चल रही है। हालांकि पिताजी शास्त्रीय संगीत के गायक थे, मैं तो वो नहीं सीखा, तो मैंने लोक संगीत को अपना, आपने लोक संगीत को इतना आगे बढ़ाया है मनोज जी, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो महसूस होने लगा था जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मैं सोचता था कि भाई अपने लोक संगीत को उठाओगे तो तुम भी उठ सकते हो। तो वही हुआ मेरे साथ, और इसलिए मैं सबको दुनिया भर को बोलना चाहता हूँ कि आप कितने भी किसी विषय में विद्वान हैं, या तो अपनी लोक संस्कृति को, लोक संगीत को सम्मान दो। अगर उसमें आपका कुछ योगदान हो सकता है तो योगदान दो, अगर कुछ नहीं हो सकता है तो सुनो जरूर। सुनो जरूर, क्योंकि सुनना जरूरी है। नहीं तो देखो, हर पतंग किसी डोर से जुड़ी होती है और वो लपेटी जाती क्या है। चरखी। तो आप किसी न किसी चरखी से जुड़े हो तभी उड़ान भरोगे। कभी कभी कट भी जाती है। मुझे बीएचयू में आप लंबे समय तक रहे, पढ़ाई की वहां से आपने, और बीएचयू को किस तरह याद करते हैं आज? बेस्ट टाइम। बहुत अच्छा। ओहो, वो हॉस्टल की जिंदगी, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए मारामारी खूब रहती थी। मारामारी मतलब मारामारी मतलब संघर्ष चल रहा है। हाँ, कितना सबसे ज्यादा खून तभी जला है जब सिलेक्शन हो रहा था। तो इसलिए तो हम लोग उस स्कूल वाले नहीं हैं कि कोशिश की और माता पिता ने सब दिलवा दिया। हम जब कोशिश किए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा, तब मिला सब कुछ। बीएचयू में एडमिशन को लेकर भी आपने बड़ा संघर्ष किया है। हमने गांव में, आपने कई बार किस्सों में कहा भी, अपने बातों में बताया भी है कि चाहे स्कूल में पैदल जाना हो नंगे पैर कई किलोमीटर तक, बीएचयू तक में सफर कैसे तय किया मनोज जी आपने? हाँ, मैं गांव से रोज 8 किलोमीटर चल के पढ़ाई करता था। अगर आज की डेट में किसी को बोला जाए 4 किलोमीटर स्कूल था तो जाना था और आना था। साइकिल थी नहीं, रास्ता भी नहीं था। वो छोटी सी पानी बहता है ना, उसको हम लोग बाहा बोलते हैं, तो उसके किनारे किनारे जाना चलते होता हुए। था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब हम आए ना, तो देखिए मैं 6th-7th क्लास तक पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे क्रिकेट और सिनेमा का चस्का लग गया, जो दोनों आज तक कायम है। हाँ, वो तो चस्का लगा तो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, मगर मैं नकल कभी नहीं किया। जितना खुद से कर सकते थे उतना किया। हम भले 2nd डिवीजन पास हुए हाई स्कूल, लेकिन हम जितना जानते थे उतने ही में पास। उस टाइम के 2nd डिवीजन भी आज की 1st डिवीजन से कहीं ज्यादा थी। हाँ, वो सही कर रहे हैं। 56.6% नंबर था। 60 पे तो फर्स्ट हो जाती थी। हाँ, 60% में फर्स्ट डिवीजन हो जाती थी। और इंटरमीडिएट फिर बनारस आ गए। हाई स्कूल के बाद में बिहार से यूपी आ गया, काशी। जबकि मेरा जन्म काशी में हुआ। अच्छा। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, कबीर चौरा अस्पताल में। और इंटरमीडिएट फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में किया हमने। पता नहीं क्यों पढ़ रहे थे। अब समझ में नहीं आता। अच्छा, ये मन में ख्याल आता क्यों पढ़ रहे थे हम वो? नहीं, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमें सुन रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ना दोस्तों, प्लानिंग से पढ़ना। बायोलॉजी पढ़नी है तो फ्यूचर कुछ है तभी पढ़ो, बिल्कुल, नहीं तो लिटरेचर में कुछ और ले लो। मैथ्स में अच्छे हो तो वहां चले जाओ। अब हम बताइए, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हम मन ही नहीं लग रहा था, फिर भी पढ़ रहे थे। खाली बस सुने थे चारों तरफ से कि साइंस में पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे। अरे पहले तो होता भी था ना कि अरे साइंस ले रखा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो अब बहुत अफसोस होता है, टाइम वेस्ट हो गया।
बहरहाल उसमें भी पास हो गए। फिर ग्रेजुएशन में चले गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तब कंपटीशन हो गया था, टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट था। बीएचयू जाने का क्यों मन में ठाना था आपने? क्या क्रिकेट के लिए गए थे? बीएचयू मेरे भैया पढ़ते थे। अच्छा। वो इंजीनियरिंग पढ़ते थे वहां से। फिर बीएचयू बहुत हमारे क्षेत्र का माना हुआ संस्थान, बहुत मान्यता प्रतिष्ठित। प्राप्त, और हाँ हाँ, वो कैम्ब्रिज था हमारे तरफ का। बिल्कुल, अभी भी है, आज भी है। आज भी है। अभी मैं 10 दिन पहले वहां के वीसी महोदय से मिला, बहुत अच्छे वीसी आए हैं अभी। तो वो भी एक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कृति, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी, हमारा कुलगीत था। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। मतलब विद्या की राजधानी उनको उन्होंने शब्दों पे रो दिया। हाँ, भटनागर सर ने इसको लिखा। ही वाज प्रोफेसर ऑफ साइंस, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखवाया जी। तो वो आज भी हर बच्चे के कुलगीत उसके स्मरण में होता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। एंट्रेंस टेस्ट पहला जब शुरू हुआ, उसी का मैं बैच हूँ। उसके पहले नंबर पे होते थे। क्या पढ़ाई की बीएचयू से आपने? मतलब मैं बीएचयू से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएट हुआ। पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था। ये हमको काम दिया, आज तक काम दे रहा है। आज तक काम दे रहा है, जबकि तब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। लेकिन क्रिकेट में जाने के लिए आपने कुछ और जुगत लगाई थी। जुगत क्या लगाई थी? बीपीएड शायद किया था आपने। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने आगे, चूंकि क्रिकेट में इतना शौक हो गया, यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में आ गए, तो फिर मैंने बीपीएड किया कि अब मैं क्रिकेट में ही किसी स्पोर्ट्स में कोच बनूंगा। कोच बनेंगे? अच्छा, कोच बनने की भी सोची थी? हाँ, कोच की ही पढ़ाई है बीपीएड और एमपीएड। तो मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। ग्रेजुएट हिस्ट्री में हुआ, लेकिन मैं उसका लाभ तो नहीं लिया। तो बीपीएड एमपीएड होगा तो टीचर लग जाऊंगा, जैसे बीएड होता है वैसे बीपीएड होता है। क्योंकि पहले था कि हाँ भाई कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, कुछ अपना काम स्टार्ट हो जाए, पैसे का इंतजाम हो जाए। हाँ, वो धारणा थी। वो जहन में रहा होगा कहीं ना कहीं। एकदम था। मनोज जी, आपका एक जो नाम है मृदुल, इसके पीछे क्या कहानी है? कहाँ से ये नाम पड़ा और कौन इसके पीछे रचयिता है इस नाम के? वो गुलशन कुमार जी। अच्छा। हाँ, जो जब हम, अब देखो, मैं बनना चाहता था टीचर, पढ़ाई हमारी स्पोर्ट्स की, लाइफ में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे थे। हम लोग यूपीएससी देना चाह रहे थे। एक बात ये भी सामने आई थी, आपने यूपीएससी पीसीएस भी दिया था। सब कोशिश किए, हो नहीं पाया। मतलब घाट घाट का पानी पिए बनारस के हर जगह, कोई चीज छूटा नहीं। हाँ। फिर हम लोग सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी, उसमें रिटेन में हम लोग पास हो गए। बाद में इंटरव्यू में फेल हो गए। तो झुकाव संगीत की तरफ भी हुआ। वो पिताजी का जीन्स फिर आ गया। कुनाचे मारने लगा। कोशिश करने पे सफलता मिली। लेकिन आप बोला कि आपने का यूपीएससी का जिक्र किया, पीसीएस का जिक्र किया, दरोगा की भर्ती का जिक्र किया, जब उसमें नहीं सिलेक्ट हुई तो मन में कुछ मनाल रहा था? एक्चुअली क्या था कि मैं हमेशा ना एक प्रोग्राम में कभी नहीं चलता था। मेरा ABCD 4 प्रोग्राम चलते थे। हाँ, ई होगा तो ठीक, नहीं तो ई, नहीं तो ई, नहीं तो ई तो करेंगे ही। तो कुछ नहीं था तो गांव में खेती तो करते ही, खेती तो कर ही लेंगे। देखो, मैं आज ना आप जितेंद्र भाई जो लोग सुन रहे हैं, अब तो मैं डिफरेंट मनोज तिवारी बिल्कुल हो गया भगवती कृपा से।
मैं लोगों को बोलना चाहता हूं ना कि आप हर जीवन में आप लोग अपने जीवन में हर कोई को ABCD 4 प्रोग्राम बना के चलना चाहिए। एक ही या 2 में रहोगे ना तो डिप्रेशन में जाने का ज्यादा खतरा है। आज की डेट में दिख भी रहा है, भेड़चाल लगी हुई है मनोज जी। स्टूडेंट्स इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर 100% नंबर नहीं लाएंगे, 99% नहीं लाएंगे तो हम अपना करियर नहीं बना पाएंगे। ये अंधी दौड़ है और ये स्टेटस सिंबल भी बन गया है। स्टेटस सिंबल बना लिया लोगों ने खुद से। ये नुकसान करेगा। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है देश की और नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में कि स्किल्ड हो, खाली डिग्री लेकर के कुछ नहीं होगा। स्किल्ड लोगों के लिए अभी भी बहुत काम है। एक पिक्चर भी बन गई इसके ऊपर। तो स्किल मतलब अपना 3 इडियट का हम जिक्र कर लेते हैं। आमिर खान ने जिस तरीके से उसको बोला, बिल्कुल ठीक है। किताबी कीड़े मत बनो, कुछ अपना स्किल डेवलप करो, नौकरी अपना तुम्हारे पास आएगी। आज हम भी अपनी स्किल से ही खड़े हैं। बिल्कुल न इंटरमीडिएट फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री काम आया, न बीपीएड एमपीएड काम आया। बिल्कुल पिताजी के, लेकिन वो सीख जबकि बीपीएड एमपीएड मेरे काम आता। क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स टीचर हो जाते। बिल्कुल। मगर जो किताबी कीड़ा बने थे, हिस्ट्री पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, हिस्ट्री पता नहीं कौन कौन हिस्ट्री पढ़ते जा रहे थे हम। लेकिन काम स्किल आया, हमारा गाने का स्किल काम किया, एक्टिंग स्किल काम किया। हम गांव के रामलीला में रोल करते थे, स्त्री पात्र भी करते थे। तो आज मैं बोल सकता हूं कि आप मेरे सभी युवा भाई बहन अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। दूसरा जज नहीं आएगा पहचानने। हम अपना जज खुद हो सकते हैं जब तक खुद से इनर। और काम छोटा मत समझो, स्टेटस सिंबल मत बनाओ अपने को। आप थोड़ी सी शुरुआत करो और फिर उससे नया नया क्या कर सकते हैं इसको जोड़ते जाओ। मनोज जी, आपके जीवन में म्यूजिक का रेवोल्यूशन कब आया? कब आपको लगा कि नहीं, अब मुझे गाना गाना है और अपना जो लोक संगीत है उसको आगे बढ़ाना है? क्योंकि आप ऐसे पुरोधा माने जाते हैं भोजपुरी संगीत के, जब फोड़ता बहुत थी गानों में, बहुत अश्लीलता थी, आपने उस टाइम आके लोक संगीत को अपने आगे बढ़ाया और 90 के दशक में जो भोजपुरी बहुत हमने देखा है, बहुत कहा जाता है उसके बारे में कि बहुत अश्लीलता थी उसके गानों में, आपने उसको कहीं आकर सुधारा है। जो गाने आपने गाए, चाहे वो भक्ति में संगीत के हों या पिक्चरों के हों या लोक संगीत को आपने बढ़ावा दिया, वो रेवोल्यूशन कब आया आपकी जिंदगी में? देखिए, भोजपुरी संगीत में जो भक्ति की शुरुआत है उस संजोग से हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से मजबूत किया। गाना तो देवी का सबका आता था, बिल्कुल, लेकिन भक्ति गीतों का वो सार भाव वो कहीं ना कहीं हम लोगों से शुरू हुआ कि बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा। बहुत सारे गीत। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, उस समय जब आपने संगीत हमने जो गाना हमने शुरू किया ना भोजपुरी, तो हम लोग BHU से पढ़ते थे, तो भोजपुरी का बहुत चलन नहीं था, उधर चलन नहीं था। लोग भोजपुरी में जाने को बहुत बुरा मानते थे। और खैर हम तो जब थे तो संगीत में ही जाना, क्योंकि शायद इसीलिए बुरा मानते थे कि जब फुहड़ता उन गानों में उस वक्त थी, जो चलन था, कहीं ना कहीं जो आम जनमानस रिस्पेक्टेड नहीं था। वही कहना चाहूंगा मैं, लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी। एक वर्ग था उनका जो पसंद करता था, जिसमें फुहड़ता नजर आती थी, लेकिन आपने आकर उस ट्रेंड को चेंज किया, काम किया, उसने आपको चेंज किया। बिल्कुल, यूथ को जोड़ा, नया नया सॉन्ग बनाया, म्यूजिक नया किया, प्रोग्रामिंग नया किया, साउंड नया किया। बाबूजी, शीतल घाट जैसे गीतों को आपने प्रचलित किया वहां पे। हम लोग शीतला घाट का मंदिर है जी, हम कौन मंदिर है जिसका गीत नहीं गाए और मंदिर में गए। जैसे हमने एक और बहुत नया काम किया है कि जैसे हम शीतला माता चौकिया धाम गए तो वहां का गीत गाया, तो वहीं के लोग
एकदम से उनको लगा अरे वाह ये तो कौन आया ये कुछ हमको। नयापन है। हाँ, तो और भी जो लोग कट रहे थे जुड़ गए। विंध्याचल मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसका भी माता का गीत गा गा के हम लोग पूरी दुनिया में उसको फैलाए। फिर मैहर देवी माता का, वैष्णो देवी माता का, और अदलपुरा शीतला माता, तो शीतला, बड़ी शीतला दशाश्वमेध, ऐसे हम लोग पहुंचने लगे अलग अलग जगह। तरकुलहा देवी, कुशीनगर, तो पीटन देवी, बन देवी मैया, बहुत। पहला कौन सा ऐसा गाना गेहड़ा माई देवी माई। का जो गाना गाया आपने, पहला गाना कौन सा रहा होगा, अगर उसको 2 लाइन में हमने बोलो? जीवन का पहला गीत गाया जो मेरी माँ ने सिखाया, देवी के लिए। कि निबिया के डाढ़ी मैया डालेली झूलुआ हो, कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली, गीतिया हो कि झूली रे झूली। ये गाना मैंने गाया था, बहुत चला। इसी गाने से मेरी गुलशन कुमार जी से मुलाकात हुई थी। अच्छा, तब उन्होंने मृदुल नाम रखा आपका? तब उन्होंने मृदुल नाम रखा। मृदुल टाइटल। देखिए ये भी एक कहानी है अपने आप में, शायद ही लोगों को पता होगा कि जो मनोज तिवारी मृदुल नाम रखा गया है वो गुलशन कुमार जी ने रखा है। ये आज मनोज जी ने इसका खुलासा किया है। मैं मनोज कुमार तिवारी लिखता था जी, तो बोले बहुत लंबा नाम है, कुमार हटाओ। नहीं, तिवारी हटा दो। तिवारी हटा दो। हाँ, तो हमने कहा नहीं सर, तिवारी रहने देते हैं। तो वो समय था जब बिहार के लोग बहुत जातीय संघर्ष होता था, तो लोग कास्ट छुपा लेते थे। हमारे मन में आया नहीं, कास्ट नहीं छुपाना, जो हमारी पहचान है हम उसको क्यों छुपाएं। तो मैंने तिवारी रखा, कुमार हटाया, मृदुल जोड़ लिया, मनोज तिवारी मृदुल। मनोज जी, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि आपने देवी के गीत बहुत सारे गाए, माँ भगवती के गीत बहुत सारे गाए, वो तो एक अलग तरह की प्रसिद्धि थी कि वो एक निम्न वर्ग के लोग उसको सुनते थे। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो गाना था रिंकिया के पापा, जो हाँ, उसने तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन उसने आपको घर घर में पहुंचा दिया आपके हिंदुस्तान के। हाँ, ये नॉन भोजपुरी में पहुंचा दिया। में चल जाता वो चट्ट देनी मार देनी, हाँ, खींच के वो तमाचा साउंड रिंकिया ऐसा, के पापा। गाना के शब्द ऐसे है और मैंने नया साउंड बनाया उसमें। हाँ, बहुत यूनिक था वो। यूनिक है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रयास किए। देखिए म्यूजिक ऐसी चीज है ना, वो लैंग्वेज बाहर में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा हुआ ना तो किसी भी घर में सुना जा सकता है। अब आज हम लोग का गाना है, कौन रील नहीं बना था, जय का बाघ का कलेजा दे के ऊपर वाला भेजा, हो काई डरवाई गुनहगार नागारी। कितना जोश है इस गाने में, भोजपुरी का। लेकिन रिंकिया के पापा में जो आपने गाया है वो दरअसल इमोशंस है, मुझे लगता है उस गाने में कहीं। नहीं, वो रिंकिया के पापा तो एक ना बहुत हास्य व्यंग वाला गाना है। इमोशंस भी है उस गाने में। रिंकिया के पापा कहीं नहीं, बेटी से वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि पति पत्नी का झगड़ा ना हो, इसके लिए थोड़े समझौते कर लो। ही हंस के रह जाओ। ही हंसना मतलब है किसी बात को लाइटली ले लेना अपना। मतलब डाउन कर देना चीजों को। जी, डाउन कर देना। तो गुनगुना दीजिए रिंकिया के पापा एक ऐसा गाना है जो कोई दर्शक सुने बिना मानेगा नहीं हमारा। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले, जवन वो करमान करे कह देले साफा, ही हंस देले रिंकिया के पापा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार मिला है और लोगों को खुशी मिली है इस गाने को सुनकर। अरे व्यंग तो है ही है इसमें, और फिर जिस तरीके से आपने गाया है ना भोजपुरी में, उसका एक अलग ही मजा है सुनने का। अरविंद केजरीवाल ने बहुत दुरुपयोग किया इसका। मैं उस पर कहने वाला था, ट्रोल भी आपका बहुत किया गया उस पे। ट्राइड, कोशिश किया, लेकिन उन्हीं का लॉस हुआ उस चीज में। हाँ, वो समझ नहीं पाए ना वो लोग। ये देखो, जब आप किसी दूसरी संस्कृति के भाव को, भाषा को नहीं समझते,
तो छेड़खानी करोगे तो अरविंद केजरीवाल टाइप का गिर जाओगे। अरविंद की वो जो इस गाने का मजाक उड़ाया उन्होंने, बिल्कुल उनको पता ही नहीं था कि आप बेटी के पिता का मजाक उड़ा पिता रहे का हैं। जा पड़ा रहे हैं, रिंकिया के पापा मतलब बिटिया का पिता। बेटे का पिता। और मैं कहता भी था, कई बार हाँ, आप कई लोगों से बार मैंने बातचीत कहा, होती थी, बिल्कुल। मगर क्या है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले फिर विवेक मर मर जाता है। तो वही उनके साथ भी हुआ। लेकिन मनोज जी, आपको लगता है कि ये गाना एक ऐसा था जिसने आपको हिंदुस्तान में तो प्रचलित किया ही किया, न्यूयॉर्क से लेकर मॉरिशस तक इस गाने ने आपकी धूम मचाई थी? हाँ, बहुत बहुत। अभी भी मैं इंडियन आइडल में था इस बार, जब हाँ। साल के अंतिम दिन, जी, तो भी वही गाना सोचिए। लोगों ने गाने को कहा। हाँ, पहचान बन गया वो आपकी। हाँ, बेसिकली क्या है कि मैं गाने बहुत सोच समझ के लिखा और गाया, और अपने से जो लिखा हूं ना, उसमें थॉट बहुत कमाल कमाल के हैं। जिंदगी में उतारे हुए ख्यालात निकल के आते हैं। हाँ, नहीं, कई ऐसे थॉट है जो किसी भाषा में कहा जाए। जैसे हमने गाना गाया है कि अपने से के हुआपन खुद नाश कर रहल बा, पंछी शिकारियन पर, पंछी शिकारियन पर विश्वास कर रहल बा। कितनी बड़ी बात है। उसे थोड़ी पता कि शिकार कर देगा उसका ये। पंछी शिकारियन पे विश्वास कर रहल बा, अपने से के हुआपन खुद नाश कर रहल बा। कई ऐसे लोग, हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाए, नहीं पहचान पाए कि ये जो शिकारी है वो हमारा शिकार करने आया, हमें दाना डालने आया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर भूल से उसमें फंसना नहीं। तो इस देश में देखो, अब दोनों बात कर रहे हैं, कई राजनेता ना ऐसे ही शिकारी के वेश में आए, जाल बिछाए, दाना डाले, और देश की जनता उनके चंगुल में फंस गई। रही। आज नरेंद्र मोदी जी का क्यों इतना औरा बढ़ा है? क्योंकि वो व्यक्ति, ना तो जाति धर्म का भेद है, बिल्कुल, ना पार्टी पॉलिटिक्स का भेद है। अंत्योदय की बात करते हैं वो ये भी नहीं कहते ये यहाँ से वोट नहीं मिलता है तो छोड़ो, वहां कुछ नहीं डेवलपमेंट करना, ना ना ना, नहीं मिला वहां थोड़ी बढ़ा देना ताकि अगली बार वो हमारे साथ आए। बिल्कुल, बड़ी सोच है ना सर, बड़ी, बहुत बड़ी सोच है। और जो कुछ सो कॉल्ड नेता आए थे, उभरे आप थे, बनारस की बात हमसे पूछ रहे हैं, मैंने तो वो बनारस देखा ना, कि हम गाना बना चुके थे कि जब गोबर पे ना गुड़ बिछरल बनारस कैसन। अगर गोबर पे नहीं स्लिप करके गिरे तो फिर बनारस कैसा? जब गली में ना साढ़ मिलल तो बनारस कैसन। वो गाना बना लिए, जब तक गाने रिलीज करना था, न गोबर है, न अव्यवस्था है, न गंदगी है, वो गाना में खराब हो गया मेरा। ये लेकिन अगर 15-20 साल पहले होता तो शायद बहुत हिट हो जाता। मगर काशी अच्छा हो गया। तो अब कुछ नया बनाया है काशी पे? अरे अब तो आज की काशी पे, हाँ, काशी हो राजा बनारस हो, छू के त देख पारस हो, सतयुग से कलयुग तक महिमाए कर जस के तस हो। काशी हो राजा बनारस हो, छू के त देख पारस। मोदी जी ने पहचाना काशी को। कई लोग काशी में आए अपने बनने के लिए, लेकिन इस बात में किसी को डाउट अब नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब काशी को चुना तो भारत की सनातन संस्कृति को सजाने के लिए काशी को केंद्र बनाया। आज काशी में महाराज सोचो, वो रोपवे की चल रही है, काशी में क्रूज चल रहा है,
काशी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो गया, काशी की सड़कें, अरे राम राम, रिंग रोड, अरे वाह वाह वाह, ये सब कुछ देख करके लगता है काश ऐसा कोई मोदी हमारे देश में 50 साल पहले आ गया हो। क्योंकि उस काशी को लेकर आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है मनोज जी। किस बात की? जो कह रहे हैं सो कॉल्ड बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेता कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, चर्चा में फिर दोबारा लेके आया गया उसको। ओहो, जब आप पहले तो काम किए नहीं, पहले तो मंदिर बनाने वालों पे गोलियां चलाए, और जब आज काम हो रहा है, मंदिर सज रहे हैं, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। क्योंकि राजनीति भी करनी है ना उनको। वो राजनीति करके अपने को गर्त में गिरा रहे हैं। अभी एआई से बना करके इन लोगों ने झूठा प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने आके स्पष्टीकरण दिया, सोचिए ये, क्योंकि झूठ जिस तरह का फैलाया जा रहा था, आप वो बहुत काशी विश्वनाथ जी का जाके शोभा देखो यार। बिल्कुल, मैं तो गया हूँ और हमारी मुलाकात भी 2023 में काफी लंबी चौड़ी हुई थी, पुरुष से आपको याद होगा, जो इलेक्शन चल रहा था यूपी का। हाँ, आपसे तो कितनी मुलाकात, तो इतने बड़े पत्रकार हो जितेंद्र भाई, अच्छा लगा। आप ये काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, आपके पास शब्द का पावर है, आप अच्छी सवाल पूछ सकते हो, जारी रखो। मनोज जी, गाने तो आपने खूब गाए हैं, स्टारडम आपका बहुत बड़ा रहा है, एक्टिंग में भी बहुत नाम कमाया आपने। हाँ, तो हम अपने जीवन में 4 जीवन जी चुके हैं। पहला अभाव का, दूसरा सुपरस्टार सिंगर का, तीसरा सुपरस्टार एक्टर का। अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म हुआ मेरा, मिथुन चक्रवर्ती सर के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ, हिमा जी के साथ। क्या जब उन्होंने भोजपुरी एक्टिंग शुरू की तो अब पूरा दुनिया भोजपुरी का दम आप ही में दम था कि अमिताभ बच्चन को आपने राजी किया भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए, काम करने के लिए आपके साथ। शायद गंगा उस पिक्चर का नाम था। नहीं है, बात ये है कि उनके पास एक दीपक सावंत है, उनके मेकअप में। दीपक सावंत का एहसान मानना ही पड़ेगा भोजपुरी समाज को, इंडस्ट्री को। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री को, पूरे समाज को। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, दीपक सावंत ने जो भोजपुरी फिल्म बनाई ना, गंगोत्री, उसने भोजपुरी का सम्मान यूं बढ़ाया है। ठीक है, सिनेमा चलता था, सब कुछ था, सब कुछ ठीक है, हम लोगों का फिल्म चल गया, लेकिन अमिताभ बच्चन से भोजपुरी फिल्म करा देना ये अपने आप में बड़ा भोजपुरी का। बिल्कुल, उसके लिए मैं दीपक सावंत का बार बार वंदन करता हूँ। लेकिन मनोज जी, जो आपकी पहली पिक्चर थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी कही जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 30 लाख में बनी और 54 करोड़ पे उसने कमा डाले। जी, ऐसा क्या था अभी पिक्चर तक कमा ही रही है, अभी तक कमा ही रही है, अभी तक कमा रही है। जमीन की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, गांव समाज की बात। लेकिन नाम तो ससुरा बड़ा पैसे वाला, नाम तो उसका ऐसा था, ससुरा बड़ा पैसे वाला। हाँ, तो सब कोई हर जो है घर जो है ससुर तो पैसा वाला ही चाहता है। बेटी का पिता पैसे वाला हो, वही चाहता है। ससुरा बड़ा पैसा वाला। सुधाकर पांडे जी को याद रखना पड़ेगा, वो सुल्तानपुर के थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूसर थे। अजय सिन्हा जी जो उसके डायरेक्टर थे। इन लोगों का बड़ा गुणी लोग थे। क्योंकि मनोज जी, आप उस समय में इंडस्ट्री पर राज किया आपने, या जो एक नई आपने लकीर गढ़ी, जहाँ एक और फुहड़ता थी, अश्लीलता थी गानों में, पिक्चरों में, और भोजपुरी को लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन आपने जब इस इंडस्ट्री में आए, चाहे वो गाने गाए या रोल किए, उसमें कहीं ना कहीं एक अलग इबारत लिखी और एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन साहब आए करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का जो रोल है इस भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो अप्रत्याशित माना जाता है।
देखो जितेंद्र भाई, मैं अपने मुख से तो क्या कहना नहीं सच्चाई है चाहिए उसमें, किसी कहने में को। कोई बुराई नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहते हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है कि 30 लाख की फिल्म 50 करोड़ कमा 54 जाए। करोड़ का बिजनेस कर जाए। बिल्कुल, उस जमाने में 2003 में। और आज के 500 करोड़ है वो। मतलब ये तब लगन से होता है, और नियत भी देखी जाती है। नियत भी देखी जाती है। तो भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो कार्य हुआ ना, ससुरा बड़ा पैसा वाला, फिर दरोगा बाबू आई लव यू, फिर बंधन टूटे ना, फिर देहाती बाबू, मतलब एक से एक फिल्म बनती रही। बाद में और जो तो मील का पत्थर साबित होती रही। मील का पत्थर साबित हुई है। और कौन था जो भोजपुरी फिल्म नहीं कर रहा था? हमारा समाज इसका महत्व को समझेगा। भोजपुरी समाज बहुत ही कृतज्ञ समाज है। और आज भी आप देखिए, जब भी हम भोजपुरी समाज से कुछ मांगते हैं, अपने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के समाज से, तो लोग दिल खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं। अब मैंने देखा भी है, क्योंकि बहुत बार आपसे मुलाकात हुई है, रैलियों में, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में, आपके घर पर सम्मान मिलता है आपको, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं सीधे झारखंड से आ रहा हूं, फिर बिहार बांका में था। क्या लोग बहुत प्यार करते हैं। आज हम बांका गए तो हमको गाड़ी के ऊपर बिठा के ले गया, सब 15 किलोमीटर। अच्छा। और चारों तरफ लोग खड़े थे, देख रहे थे। हम ये एहसान कभी चुका नहीं सकते बिहार का। और गाना एक ही बज रहा था हर जगह, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। कितना हिट हुआ है ये गीत। क्योंकि आपने जो शब्द उसमें यूज किए ना, हाँ हम बिहारी हैं जी, लोगों के सम्मान से जुड़ गया मनोज जी। वो स्वाभिमान से सम्मान जुड़ को गया। जगाने वाला गीत है। बिल्कुल। और हम ऐसे गीत समय समय पे गाते रहते हैं। आगे भी आएगा। मनोज जी, चूंकि भोजपुरी हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी रहे हैं, जिनसे आपकी एक मित्रता भी है, एक लड़ाई भी हमने देखी है, मनमुटाव भी हुआ है। रवि किशन, जिनकी हम चर्चा करते हैं खूब, आपके बड़े उनसे संबंध मतलब हमने देखा है। अभी सांसद भी हैं वो, हालांकि। जी जी। किस तरह का कंपटीशन स्टार्ट हुआ आप दोनों के बीच में, और कैसे ये राइवलरी बढ़ गई इंडस्ट्री में? नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं था। देखो, रवि किशन जी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन उनको कंपटीशन बना के रखना था, क्योंकि हमसे पहले से वो फिल्म करते थे। लेकिन वो जो फिल्म करते थे वो फायदा में भी नहीं आती थी। एक तो 17-18 लाख में फिल्म, वही बताते हैं, 25,000 रुपया उनको मिलता था। तो एक बार कपिल शर्मा के शो में हमने ये बात कह दी थी, लोगों ने उसको गलत ढंग से ले, मतलब पता नहीं किस ढंग से लिया, बहुत वायरल हुआ। लेकिन ये तो सच्चाई थी कि जब वो 25,000 रुपया पूरे फिल्म का लेते थे, तब मैं एक दिन का 1.5-2 लाख रुपया लेता था। वो तो हर किसी के अपने व्यक्तित्व की बात है। हाँ, तो लेकिन मेहनती तो पहले से ही थे, वो भी मेहनत करते थे, अपना संघर्ष करते थे, वो भी बहुत गरीबी से आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या था, मैं सुपरस्टार, सिंगिंग सुपरस्टार था, क्योंकि आपके साथ डबल चीज जुड़ी थी। आप गाना भी गाते थे, गाना लिखते भी थे, पिक्चर में एक्टिंग भी करते थे। और उस समय सिंगर के अलावा सामने कोई भोजपुरी का स्टार था ही नहीं। 26-27 साल से गैप था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले लोग थे सुजीत कुमार साहब, हमारे कुणाल जी आज भी हैं, बट उनका एक दौर था। और उसके पहले नाजिर हुसैन साहब, तो सब बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन हम जब आए तब एक करीब 27-28 साल का गैप था,
और मैं सिंगिंग सुपरस्टार बन चुका था। नयापन लेके आए थे आप। तो मैं सोच रहा था कि सिनेमा ऐसा करना है कि सिनेमा का नया दौर शुरू हो। और हे माँ जगत जननी जगदम्बा भगवती, माँ विंध्यवासिनी शीतला चौकियां आपने कर दिया। और एक फिल्म ने 1000 फिल्म को जन्म दिया। ससुरा बड़ा पैसा वाला रास्ते खुल गए ना लोगों के, रास्ते उसके बाद खुल गए। बिल्कुल। और जितने सिंगर थे सब सुपरस्टार होने फिर लगे। ये लोगों के जहन में ये भी बात आई होगी कि जब मनोज तिवारी ये सब काम कर सकता है तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, अपना हाँ। योगदान किस तरीके से दें अपना। उसके बाद निरहुआ आए, फिर पवन सिंह पवन आए, सिंह आए, फिर खेसारी लाल आए। ये आजकल के स्टार हैं जो। हाँ, उसके अच्छा, बाद अच्छा, उसके बाद ही आए। बिल्कुल। और चूंकि रवि भाई तो हमसे सीनियर है ना, लेकिन अब सीनियर होते हुए हम जिस धक्के से आए ना, उसमें ऑलरेडी चूंकि वो पहले थे, तो एक कंपटीशन वो बना के भी रखना चाहते थे। क्योंकि मेरे पास तो भाई इकट्ठे 20 फिल्म साइन हो गई और मैं एक एक फिल्म साइन किया। मैं 10 फिल्म तो 30 लाख रुपया प्रति फिल्म साइन किया था। तो जहां पे 25,000 में एक आर्टिस्ट कर रहा हो फिल्म, और आप 30 लाख में एक फिल्म करोगे तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन मनोज जी, इसमें एक चीज मैंने ये भी देखी है कि भले ही ये सब चीजें हुई, लेकिन आपके संबंध कभी, या आप दोनों मनोज तिवारी के या रवि किशन के संबंध कभी ऐसे नहीं रहे कि नहीं बंदूक तानने वाले एक दूसरे के ऊपर? ना ना, ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं वो तो मनोज तिवारी तो इतना पैसा कमाता है, हम उसको बिल्कुल देखेंगे नहीं। होता ना, राइवलरी होती है, जैसे बड़े बॉलीवुड में हमने देखा है, जैसे हेल्दी कंपटीशन था बिल्कुल। और आपको आज बात बताऊं, आज पहली बार मैं बता रहा हूं, रवि किशन सुनेंगे, जब मैं सुपरस्टार की तरह आया ना, ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुई, तो रवि किशन मेरे जहां मैं ठहरा था गेस्ट हाउस में, वहां आए थे और उसने अच्छा दिल दिखाया था, बड़ा दिल दिखाया था। वो आए और उन्होंने कहा कि भाई आपकी फिल्म बहुत, तो होता ना कि जेस्चर दिया एक, हाँ पॉजिटिव जेस्चर। तो मैं ये देख चुका था कि वो लेकिन अब ये था हमारे पास कि इतना क्राउड था सिनेमा और प्रोड्यूसर का कि हमको नहीं समझ में आता था कि हमारे सामने कोई कंपटीशन आएगा। बल्कि अच्छा था कि कुछ फिल्में रवि भाई कर ले। लेकिन एक नेचुरल होता है कि जब दो ही लोग हैं तो धीरे धीरे मीडिया वाले तुम लोग बना देते हो भैया ये का झगड़ा है, उसका वो है। हमारा कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, रवि भाई को हो सकता है कि थोड़ा अपनी फिल्मों को, ज्यादा फिल्में उनको भी मिले, तो इसके लिए कभी स्टंट भी होता है इस तरीके से, आसपास वाले ग्रुप ज्यादा बना देते हैं। नहीं, एक होता है ना कि भाई किसी बड़े आदमी से आप जुड़ते हो तो आपका प्रचार भी हो जाता है, और आप जब एक स्ट्रगल कर रहे हो या उस लाइन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ा जाए जिससे कि आपके नाम के साथ जुड़ जाए और आपको भी फायदा मिल जाए। हाँ, ये सब होते रहता है। राजनीति में भी होता है, आप तो खुद देखे हैं। राजनीति में होता है, फिल्मों में भी होता है। रवि ने लगातार, देखिए रवि एक्टर है, हम सिंगर हैं। हम जो फिल्में किए ना, तो वो स्पेशली उसके लिए थोड़ी तैयारी किए सब कुछ। तो अभिनय में वो बेटर अभिनय कर सकते हैं, हमसे कर ही रहे हैं, अभी भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अवार्ड तक मिल गया उनको भी इस बार तो। हाँ, दरोगा का जो रोल किया उन्होंने उस पिक्चर में, अभी कोई मामला लीगल है ना, लापता लेडीज, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। नहीं, आज रवि का अच्छा समय है। हम लोग जब जिस दौर पे हम लोग पीक पे थे, हाँ, तो उस समय, अब जैसे मनोज के बाद निरहुआ हो गया, तब भी रवि भाई नहीं थे, बिल्कुल। हाँ। फिर पवन सिंह आ गया, तब भी रवि भाई नहीं थे। रवि भाई हमेशा पीछे ही रहते थे। लेकिन कभी खोए नहीं वो, खोए नहीं, वो अपना स्थान बनाए रहता। भले ही बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया बहुत पिक्चरों में, वो करते थे। वो पहले से हिंदी में भी करते रहते थे। मनोज तिवारी का बॉलीवुड का सफर जब शुरू हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर से, उसने एक नई पहचान मनोज तिवारी को दे दी जब गाना गाया जिए हो बिहार के लाला। नहीं, हम लोगों को बॉलीवुड का बहुत फिल्म का ऑफर आया, हमने सोच लिया था करना ही नहीं है। तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, सिंगिंग, ओनली सिंगिंग, हमने एक्टिंग नहीं की। हाँ, एक्टिंग, गाने की बात कर रहा हूँ मैं।
क्योंकि मुझे लगता था ना कि ये एक्टिंग वैक्टिंग ना हाँ, ये अपन के बस की बात नहीं है बॉलीवुड सो- हिंदी के लिए। स्वभाव का नहीं है हाँ, भाई। बड़े बड़े अगड़धत्त लोग हैं, बिल्कुल। तो हम जिसमें बेस्ट है उसमें काम उसमें करेंगे। लेकिन आपने जो गाना गाया उसमें बिहार का जिक्र किया, जिया हो बिहार के लाला। वो तो अनुराग कश्यप ने लाया ना। हाँ, लेकिन बोल तो देखिए, जो आवाज आपने दी है उसमें और जो शब्द भी आपने दिए, जिस तरीके से गाया है, उसको भी ऐतिहासिक बना दिया। पिक्चर से कहीं ज्यादा गाना वो चला है। तो लोगों का प्रेम है जो लोगों ने पसंद किया, वो तो धन्यवाद है सुनने वालों को। आज भी अभी अनुराग कश्यप जी की एक और फिल्म में गाना आ रहा है, और निशांची निशांची आ रही है। हाँ, उसमें मेरा गाना है। मनोज बाजपेयी जी का गाना गाया, जेका बाग का करेजा। भैया जी फिल्म थी जो। प्लेबैक मैं करता हूँ। अनुभव जी के साथ, कश्यप साहब के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में आपके लिए रास्ता खोला एक तरीके से। न्यू बहुत कमाल के आदमी है, बहुत कमाल के टैलेंट है उनके। रॉ टैलेंट अनुराग कश्यप का थोड़ा सा कुछ अपनी बातों से विवाद में आ गए, मगर एज एन डायरेक्टर अनुराग कश्यप का कोई जोड़ नहीं है भाई। बहुत कमाल का डायरेक्टर है। होता है कभी कभी किस्मत की ही लेकिन बात मनोज जी, होती जो वो मूवी है वो एक कल्ट मूवी कही जाती है, जो हाँ? रियलिटी पे बताते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर जगह भी है। भाई वो तो वही बना सकता है ना जिसका वो देख, वो जो विजन वैसा हो, थॉट विजन वैसा है हो, वैसा थॉट वैसा हो, हिला दिया पूरे बॉलीवुड को। कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, थोड़ा अनुराग भाई अगर सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा, अनुराग भाई थोड़ा अपने धुन का पक्का है, हाँ, उसी को दूसरी भाषा में जिद्दी बोलते जिद्दी हैं। बोलते हैं। अगर थोड़ा सा वो लचीलापन रहता उनका, हाँ, तो वो आज भी वही क्षमता है उनके पास। उन्होंने बॉलीवुड को लेकर एक बात भी थोड़े टाइम पहले कही थी, मुझे ध्यान में आ रही है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो इतना पैसा मांगते हैं, अपने आप को पिक्चर से बड़ा कर लेते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं साउथ की तरफ अपना ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात है भी, लेकिन अब समय ऐसा बदल गया ना कि अब तो टैलेंट से होगा, वो बड़ा स्टार कहलाने से नहीं होगा। सिनेमा ने बदल लिया अपने को। मनोज जी, आपने गाने गाए, पिक्चरें की, एक्टिंग की, टीवी में भी आपने शोज किए बहुत सारे, चाहे बिग बॉस की बात करें या सिंगिंग शो की बात करें। टीवी मेरे का सफर साथ एक कैसा? बहुत गजब का रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। क्या? जब मैंने भोजपुरी सिनेमा छोड़ा जी। तो भोजपुरी सिनेमा थिएटर में लगना ही बंद हो गया। अच्छा, हाँ, आप इस बात को देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये आज भोजपुरी सिनेमा थिएटर में नहीं लग रहा है। स्टार अपने को कोई भी कह ले, लेकिन नहीं लग रहा है। लेकिन मनोज जी, जो आपका दौर लोग था, सिनेमा थिएटर में जाना छोड़ दिए भोजपुरी सिनेमा के लिए, और ये बहुत निराशाजनक बात है। क्या इसका रीजन ये है मनोज जी कि जो आपके दौर की पिक्चरें थी उसमें आपने कहीं ना बदलाव किया, चाहे भाषा में हो, संगीत में हो, एक्टिंग में हो, लेकिन अब दोबारा से हम देखते हैं जो इस तरह के गाने अभी बन रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, चाहे वो निरहुआ जी के हों या खेसारी लाल यादव के हों, पवन सिंह तो एक अलग ही तरीके से बॉलीवुड में भी छा रहे हैं। आपको लगता है कि वो दौर दोबारा से, जो पहले आपके आने से पहले चलता था फोड़ता का, वो बीच में देखो, दोबारा से आ गया? निरहुआ क्या करेंगे, निरहुआ तो एक एक्टर है। नहीं, जिस तरह के गाने बनाए जाते पवन हैं, एक एक्टर है, खेसारी एक एक्टर है, रवि एक एक्टर है। बनाने वालों के लिए वो क्वालिटी और वो जो पसंद होनी चाहिए, पसंद है 34 करोड़ भोजपुरियों की, उस पे लोग खरे नहीं उतरे। और हम तो बहुत लड़ झगड़ के फिल्म करते थे, कहानी के लिए वल्गैरिटी मत परोसना, तो बहुत हमने क्यों सिनेमा छोड़ा, इस पे तो आज तक हमसे कोई बात ही नहीं कर क्यों रहा छोड़ा? है। चाहे बताइए, चलो खुल के बताइए आज। हाँ, हम इसलिए छोड़ा कि लोग क्वालिटी समझौता कर रहे थे। अमन स्टोरी करना नहीं चाहते थे। नहीं, हम करना नहीं चाहते थे, छोड़ दिया। कब सोचिए, कब का दौर है वो जब छोड़ा आपने? हमने लगभग 2013-14 में 15 तक तो हमने छोड़ ही दिया। हालांकि ये बात अलग है, लोग कहेंगे फिर आप सांसद बन गए। हमको अच्छा लगता तो हम सांसद बनने के बाद भी कर सकते थे,
शायद एक मूवी की भी थी आपने एक सांसद बनने के बाद? नहीं, वो पहले से शुरू थी, वही पूरा वही किया। पूरा किए थे मतलब। हमने आज तक किसी अपने प्रोड्यूसर को उसको सड़क पे जाने की नौबत नहीं छोड़ी। हमको पार किया मैंने उसको। मनोज जी, हम टीवी की बात कर रहे थे हम। आपने टीवी में एक ऐसी जगह पर शो में गए जहां पर चारों तरफ कैमरे लगे रहते थे और ऐसा माहौल वहां पर होता था। बिग बॉस। बिग बॉस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपके अंडे वाली जो स्टोरी है जी, इतनी जी। फेमस हुई कि वो अब तक याद करते हैं कि ये वंडा किसी के बाप का नहीं, मैं अंडा खाऊंगा। उसकी बिग बॉस में जाने का कैसे प्लान बनाया था आपने? बिग बॉस मैंने 3 बार मना किया। पहली साल में ही मुझे आया था ऑफर, फिर मैं नहीं गया। रवि भाई चला गए थे, रवि किशन जी। फिर कोई और चला गया, कोई और चला गया। चौथे साल में वो भी हमने ना ही करने के लिए कोर्ट किया। लेकिन जोखिम उठा लिया था आपने वो। हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि बिग बॉस काफी चर्चा में आ गया। तो फिर मैं सोचा चलो यार हो ही आते और हैं। पैसा भी अच्छा देता था शायद। हाँ, पैसा पहले नहीं देता था अच्छा, तो चौथी बार अच्छा दिया तो चले गए। वो सब ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है बिग बॉस। और बिग बॉस ने फिर आप देखेंगे कि बिग बॉस में उस सीजन के बाद अच्छे लोग नहीं आए, क्योंकि बिग बॉस निगेटिविटी निकालता है। बिल्कुल। लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, कराना। आपकी मन के झगड़ापन दिखाना, लड़ाई झगड़े दिखाना। सोचिए एक ऐसे इंसान से हम झगड़ा करवा दिया डॉली बिंद्रा के साथ, जो इतना सौम्य इंसान रहा है जीवन में अपने, और एक अंडे के लिए वहां लड़ाई कर बैठे। बताइए इंसान की फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलती है। हाँ, उसमें बहुत खेल होता है एडिटिंग का। लेकिन भाई बात अंडे की नहीं है, बात है खाने की। हम खाना जो खाना चाहते हैं उस पे कोई हमको कैसे बिल्कुल बाधित कर सकता है, या मुझे मजबूर तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही बात है। मनोज जी, वो एपिसोड मैंने देखा हुआ है, मुझे अभी भी जहन में आ रहा है। जब वो एपिसोड आया था बिग बॉस का, वो हम भी बड़ा हंसे लोटपट हुए थे कि सोचिए मनोज जैसा एक इंसान जो इतना सभ्य तरीके से पूरा शो को निकाल रहे थे, अचानक से क्या आग बबूला हो गए थे। लेकिन देखिए मैं तो ठीक से निकल आया। 64 एपिसोड, 64 दिन रहा 64 दिन रहे थे आप, और 64 डेज के बाद भी मैंने किसी से मारा मारी नहीं की। थोड़ा हॉट टॉक हो गया था। लेकिन नेचुरल है इंसान, कब तक अपने रफ को रोकेगा। मैं कैसे अब मैं अपनी पीठ ठोकता हूँ जब देखता हूँ वापस, तो कि यार अच्छा तिवारी तो पेशेंस है तुम्हारे पास। डॉली बिंद्रा से अभी भी संपर्क होता है? होता है। श्वेता तिवारी ने उस टाइम सीजन जीता था उस बार का। जी, आपके अच्छे मित्र भी रही हैं, आपके साथ पिक्चरें भी की हैं उन्होंने, जी। राजनीति के सर्वे में मैंने देखा उनको, आपके सपोर्ट में भी आई हैं वो। श्वेता तिवारी भी बहुत संघर्ष की है लाइफ में। हाँ। और उसके जीवन में दुख भी बहुत आए हैं। मैंने तो बहुत करीब से देखा है श्वेता को, लेकिन बड़ी जीवट वाली लड़की है, बड़ी फाइटर है वो। अगर इस इंटरव्यू को सुनेगी श्वेता तो मैं उसको सामने से तो ये बातें नहीं बोला हूं, लेकिन आई ऑलवेज एडमायर, शी इज फाइटर। शी इज अ फाइटर। At in any situation, she move forward. आजकल उसकी बेटी भी बहुत बड़ी स्टार हो गई, पलक तिवारी। पलक, मुझे अच्छे से याद है जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे दिल्ली के, पलक हमारे गोद में रहती थी। मैंने देखा बच्ची छोटी सी। बिल्कुल। और कैसे वो शूटिंग करती थी बच्चे को संभालते हुए। 2017 में वो दिल्ली आई थी आपके घर पे, मुझे अच्छे से याद है। आज भी आती है। वो जीवन भर का संबंध है श्वेता तिवारी से हमारा। वो एक हमारी टीचर है वो। अच्छा। उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है जीवन में, बहुत सारी बातें। थैंक यू मनोज जी, बिग बॉस का चैप्टर क्लोज करते हैं। लेकिन बिग बॉस के बाद से भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी देखने में आए। आपने राजनीति में कदम रखा फिर बाद में। जी जी जी। 2014 में आपको, हालांकि उससे पहले आप चुनाव लड़ चुके थे, 2009 की अगर बात करूं, हाँ,
तो बहुत बिना उसको बात किए आगे बढ़ ही नहीं बढ़ ही नहीं सकते। सकते। वो तो एक मुकाम था जिंदगी में, ऐसा आपने आया जी। कि भाई उसके आगे से आपने सोचा कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है। क्या ये बात आपके ज़हन में पहले से थी कि आपको राजनीति में जाना है? अब इंडस्ट्री आपने हालाँकि फ़िल्में उस दौरान कर रहे थे। 2009 में जब आप गोरखपुर से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। कहाँ से वो हिम्मत आई थी कि नहीं मुझे बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ना है? मुझे बाबा के योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना ये तो मैं सोचा ही नहीं। हुँ, ये तो जब मुझे पता चला तो मैं हैरान था और हुँ, मैं चुनाव छोड़ के निकल भी गया था। हुँ, लेकिन सिचुएशन था, हुँ, वो टोटल पीरियड ही 3 महीने का है ना। हुँ। वो या ये मनोज तिवारी को ये लगा था अपने अंदर से कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ भोजपुरी का, उस क्षेत्र में नहीं, मैंने नहीं चुना गोरखपुर। पूर्वांचल में आपका एक रुतबा है, लोग एडमायर करते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैं चुनाव नहीं, लड़ूंगा, हम बड़े खुद नाम के सामने चुनाव लड़ूंगा। हम योगी आदित्यनाथ जी के ही एडमायरर थे। और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। हाँ, लड़ा दिए गए। नहीं, रजामंदी तो आपकी रही होगी ना? नहीं, रजामंदी नहीं थी मेरी। अच्छा, रजामंदी नहीं ना थी। ना ना, वो एक हमारे बड़े प्रिय बड़े भैया थे अमर सिंह जी। जो अभी दिवंगत हो गए हैं। हाँ, तो उन्होंने वो अड़ गए, नहीं तुमको लड़ना है। हम्म, अब मैं उनको इतना मानता था, फिर हम्म, अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहा था, उसी उन्हीं के उसी घर में दौर की बात बात हुई है, थी। बिल्कुल। उसी दौर की बात है। हाँ, उसी दौर की बात है। तो वो ऐसा सिचुएशन था ना, मना नहीं कर पाए। मना बहुत किए, लोग माने नहीं। हम्म, चलो, लेकिन आपको लगा कि यार ये गलती हो गई शायद? 100% गलती, मलाल रहेगा उसका जिंदगी भर। 100%। हम्म, मुझे गोरखपुर चुनाव लड़ने का मेरा निर्णय हम्म, एकदम ही गलत निर्णय था। मुझे हम्म, स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए था। लेकिन कई बार इंसान गलतियों से सीखता है उसमें क्या सीखना था? कि भाई देखो, मैं एक ऐसे इंसान के सामने चुनाव हारा हूँ कि जो अपने आप में एक कद्दावर नेता कह सकते हैं। अब तो मुख्यमंत्री हैं, देखिए वो। नहीं तो आप लोग तो पत्रकार हैं, आप ढूंढिए उस चुनाव लड़ते समय हमने क्या क्या बोला योगी आदित्यनाथ जी को। बता दीजिए। कुछ बोला ही नहीं मैंने। हाँ, मैं तो बस उनको मन से ही प्रणाम करता था। हाँ। हमारे लिए टिपिकल सिचुएशन था। हम्म, हमारा जिलाध्यक्ष रोजे खुद कहता था, भैया कहाँ यहाँ आके फंस गया तुम। जो समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था, हाँ, बोला भैया उठवा तो हम लोग वो नहीं के दे ले जा। हाँ, हम कहे, यार इसे हमारा जिलाध्यक्ष है, यही कह रहे यही उधर कह रहे देते देंगे। हैं, तो ये तो क्या है। लेकिन अनुभव हो गया एक, लेकिन हाँ, चुनाव का। एक 3 महीने की शूटिंग थी। वो पिक्चर चल रही थी, एक पिक्चर चल रही नई पिक्चर थी एक वो। हाँ, मैं लेकिन फ्लॉप हो गई वो पिक्चर। नहीं, मैं पहले वो तो 4 दिन में पता चल गया कि फ्लॉप होनी है। खुद ही असेसमेंट लग गया था एक। एक्चुअली क्या है ना, हम्म, देखो राजनीति में हम्म, कभी कभी कुछ नेता यूज होते हैं, बिल्कुल। तो मैं यूज हो गया, क्योंकि वहां का सिचुएशन जो कास्ट समीकरण था ना, उसमें फिट नहीं बैठे थे उधर। बहुत सारे खेल थे। उसको जाने दो, अभी उसको खत्म करो। ठीक है, उसको खत्म कर देते योगी हैं। जी तो वो हमारी हार नहीं थी, वो हमारी जीत थी। जीत थी। ये आगे बढ़ने के लिए एक हाँ, नई सीख थी। योगी जैसा, योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता हम्म, अगर वो हार जाते हम्म, तो आज हमें कितना नुकसान होता, हाँ। ये सोचो। मनोज जी, उसके बाद आप ने बीजेपी ज्वाइन की। हाँ, बीजेपी क्यों ज्वाइन करने का आपने सोचा था? और क्या वो कारण रहे कि आपने सोचा कि नहीं हमें बीजेपी जाना है अब? नहीं 2009 में या चुनाव वहां भी लड़ने किसी ने के बाद, वहां भी किसी ने बोला कि नहीं बीजेपी ज्वाइन करनी है तुमने? ना ना ना, चूंकि 9 में चुनाव लड़ने के बाद ना हमने महसूस किया कि राजनीति में पार्ट टाइम नहीं जाना है, फुल टाइम जाना है। जाना है तो फुल टाइम जाना। मुझे एक बात याद आ रही है श्वेता तिवारी जी की, बिग बॉस में ही उन्होंने एक एपिसोड में बात बोली थी कि मनोज तिवारी को मैं पहले से जानती हूँ, ये एक दिन जरूर बड़ा नेता बनेंगे। हाँ, कहते थे सब, बहुत लोग कहते थे। हाँ, कि इनके अंदर वो क्वालिटी है कि अभिनेता होने के साथ साथ ये एक नेता भी बनेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के कारण आया। अच्छा।
नरेंद्र मोदी जी का जब यश फैलने लगा गुजरात सीएम के रूप में, तो एक हमारे मन में चल रहा था कि यार ये देश का लीडर बहुत जरूरी है, देश का पीएम मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो पहले देखे क्योंकि हम मजबूर पीएम देख चुके थे और मजबूर पीएम के कारण हम देश की दुर्दशा देख चुके थे। और देखो, मैं बिहार का आदमी हूं, हम पॉलिटिकली बहुत दूर तक सोचते हैं, बिल्कुल, रग रग में हमारा पॉलिटिक्स भरी अच्छा है। हो न हो, हाँ, देश का अच्छा होना चाहिए, लेकिन तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम उस वाले भाव के हैं। तो मोदी जी का यश सुना तो मन में आ गया कि मोदी जी को पीएम होना चाहिए देश का। लेकिन हम भाजपा के अंदर इतना तो थे नहीं कि भाजपा क्या सोच रही है, क्या सोच रही है 19 तारीख को लेकर। नहीं, मोदी जी को लेकर अच्छा, हम तो दूर से देख रहे थे। तो मैं आज शायद आपको पीछे जाएंगे तो पता चलेगा, आर्टिस्टों में सबसे पहले 2 लोगों ने ये बात कही थी कि मोदी जी को पीएम होना चाहिए। अच्छा, एक मनोज तिवारी, एक लता दीदी ने। अच्छा, आप हमारे एक उमेश कुमावत एक पत्रकार होते, मुंबई के। हाँ, मुंबई के, वो स्टार जब न्यूज था ना उसमें होते थे। जी जी जी। उनको मैंने बयान दिया था, अब वो चलाए थे और मेरी बहुत फजीहत हुई थी, कांग्रेस वालों ने मेरी ऐसी तैसी कर दी थी, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन आज वो सत्य वचन है, देखिए हो गए थे कुछ ही साल बाद उसके। और उसी समय लता दीदी ने भी कहा था कि ये मोदी जी को पीएम होना चाहिए। अरे तो लता दीदी के मुख से निकला। मनोज जी, मुझे याद आ रहा है, आपने कहीं शायद ये बात कही भी थी कि पहली बार आप जब गुजरात में थे, किसी रैली को संबोधित कर रहे थे और लाखों की भीड़ वहां पर थी, तब मोदी जी ने आपको देखा था, पॉइंट आउट किया था कि ये कौन है। वो 2012, हाँ, यही तो, जब बिहार शताब्दी समारोह हो रहा था, तब हम लोगों ने बिहार शताब्दी समारोह सूरत में किया, मेरा कार्यक्रम था उसमें, मुख्यमंत्री, क्योंकि बड़ी तादाद में बिहार के मजदूर थे, जो मजदूर पूर्वांचली भाई बहन थे, वहां काम करते थे, मतलब 1.5 लाख का आदमी। तब वहां मोदी जी की नजर पड़ी थी। हाँ, बल्कि हो सके तो वो शॉट काट के अपने इंटरव्यू में दिखाइएगा, जो हमारी मोदी जी की पहली मुलाकात थी। तो वो उसके बाद मेरा भी ना धुन लग गया। उस रैली में आए थे वहां पे? हाँ, चीफ गेस्ट वही थे। ओके। और वहीं मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई, फिर प्रोग्राम के बाद फिर आंखों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, और आज तक वो मोहब्बत। नहीं, हम तो सोचे ही नहीं थे ना कि मोदी जी से हमारी भेंट होगी, और भेंट होगी तो हमें पहचानेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो सम्मान दिया, उसने मेरी पूरी राजनीतिक सोच को बदल दिया। अकल्पनीय है। मनोज जी, अब थोड़ा दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, आप सांसद हैं यहाँ से, और दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी गई। मुझे अच्छे से याद है जब 2014 का इलेक्शन आप लड़ रहे थे, और ये चर्चा थी कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि जिस सीट से आप आते हैं वहाँ पर पूर्वांचली वोट काफ़ी बहुतायत में है। चूँकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, और व्यवस्था को समझता हूँ दिल्ली की। पार्टी बड़े पशोपेश में थी कि शीला दीक्षित के खिलाफ किसको लड़ाया जाए, या संदीप दीक्षित के खिलाफ किसको लड़ाया जाए। आपने इस बार एक ऐसे कैंडिडेट को हराया जो बहुत युवा था। कब आपको ये पता चला कि पार्टी ने ये सोचा है कि आपको वहां से लड़वाया जाएगा? ये तो मुझे अचानक ही पता चला। सरप्राइजिंग था बहुत। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बिहार के बक्सर सीट से लड़ाया जाएगा। आपकी चाहत भी वही थी? देखो, सच पूछो तो मेरी चाहत चुनाव लड़ने की नहीं थी। अच्छा। मेरी चाहत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखने की थी। तो मैं चुनाव, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा कैरियर चल रहा था ना, तो मैं इसमें फंसना नहीं चाहता था। लेकिन जब ऑफर आया तो हुआ फिर बिहार से ही लड़ाओ। लेकिन दिल्ली में उस समय कोई लड़ने को तैयार नहीं था।
दिल्ली में जब हमारे आदरणीय अरुण जेटली जी लड़ने को तैयार नहीं थे, वो लड़े भी तो अमृतसर जाके लड़े। पहले एक ही साल लड़े थे जिंदगी में अपना। हाँ, कोई नहीं बोलता था कि दिल्ली में हम जीतेंगे, तो हमको बोला गया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने और सुषमा जी ने फोन पे बताया। क्या रिएक्शन था आपका पहला? थोड़ा तो मैं घबराया, क्योंकि भाई यहाँ तो मैं कुछ इस तरह से सोचा नहीं था, लेकिन मैंने हाँ करी। लेकिन पार्टी ने भी कुछ देखिए सोच समझ के ही आपको वहां भेजा था, क्योंकि पार्टी ने भी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जमीन पे काम करती है और जमीनी सच्चाई क्या है वो सब जानती है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं और जिस इंडस्ट्री से आते हैं, उसका जो वोट बैंक था वहाँ बहुतायत में था और निम्न वर्ग का था। कायदे से तो हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूर्वांचली नहीं है, लेकिन अच्छी खासी तादाद हाँ, में है। सबसे ज्यादा पूर्वांचली साउथ में है, साउथ में है, ये सबसे ज्यादा वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में है, किराड़ी है, बवाना है, बहुत है, मुंडका है उधर बहुत। लेकिन हमारे को ये सोचना ही नहीं था। देखिए, मैं एक बात के लिए ना, मेरा कभी समीक्षा होगा, मैं ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है, और दिल से करता हूं। दिल से करते हैं, बिल्कुल। तो वही था। फिर जब दिल्ली में आ गए तो सोच लिया दिल्ली का दिल जीतना है, और अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे मनोज जी आप। उसके बाद पार्टी ने आपको दिल्ली में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी, अध्यक्ष बनाया। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन आपको अध्यक्ष बनाया गया था, मैं टीवी पत्रकारिता में था, पहला पत्रकार मैं था दिल्ली बीजेपी को करने वाला जिसने आपको फोन किया था, मुझे अच्छे से याद है। बनने के 10 मिनट बाद आप तो लगातार बीट भी आपकी भाजपा की होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे तो इतना मिला जुला हूं मैं कि मुझे समझ में नहीं आता आप पत्रकार हैं कि राजनेता हैं कि दोस्त या मित्र हैं। हाँ, इतना घुला मिला हुआ। मैं तो, आप जब कोई अचानक आप चैनल बदल देते थे तो मैं दुखी होता था, यार ये इतना क्यों बदल रहे हैं जितेंद्र भाई। लेकिन ठीक है, एवरीबॉडी थिंक्स। लेकिन मनोज जी, इसके साथ साथ जिम्मेदारी तो बड़ी मिली आपको अध्यक्ष पद की जी, लेकिन आपके ऊपर बीजेपी के ही नेताओं ने आरोप लगा कि बाहरी लोग इंसान को आपने बना दिया। ये छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन ये कोई आपको लगा था कि पार्टी ने सांसद बना दिया और एक प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी आपको। सोचिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो आपके लिए कैसा पल थे? नहीं, वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि सामने एमसीडी का चुनाव था। एमसीडी के चुनाव को जीतना हारना बहुत बड़ी बात, इम्पोर्टेंट था। और भगवान की कृपा से हम तीसरी बार एमसीडी में जीत के आए। ठीक 2.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी जो 70 में 67 सीट जीत गए थे, आपने 182 सीटें उनको दी थी। और आपको याद होगा मनोज जी, मुझे अपने किस्से याद आ जाते हैं आपके साथ के, क्योंकि इतना समय बिताया हुआ था। मैंने आपको सर्वे बताया था अपने चैनल का, तो रोज आप लोग, हाँ, टोटल टीवी में आप होते थे। सर्वे बताया था कि 189 आएंगी और वही हुआ, उतनी ही आई थी। देखिए, ये सब इतिहास में है। और सबसे अच्छी बात थी 2020 का चुनाव, आम आदमी पार्टी की वास्तव में जो कमर टूटी वो 2020 में टूटी, क्योंकि 20 में पहली बार बीजेपी 33% से 40% तक पहुंची, जबकि हम लोगों ने कोई वादा नहीं किया था, कुछ भी नहीं, न बिजली, न पानी, न कुछ नहीं। सीटें भले ही नहीं आई थी, लेकिन वोट बैंक आपका जरूर बढ़ा था। जो पहले करीब 35 से 36 रहता था, वो बढ़कर नहीं, 35-36 कभी नहीं रहा। जो पारंपरिक वोट बैंक था बीजेपी का दिल्ली में, वो इतना ही रहा, कभी नहीं। लास्ट चुनाव में 32% था 2015 में, जब किरण जी हमारी कैंडिडेट थी। और उससे पहले जो 2013 में चुनाव हुआ था उसमें 33%। और जब हमारे आदरणीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे तब 33%। तो 33% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कभी गई ही नहीं। आप इसको, चूंकि हम तो उसमें बहुत रोज समीक्षा करते हैं, 33% के बाद 40%
39.9% था, वो हुआ 2020 में। तो ये जो 8% वोट बढ़ा, 32 से 40 गया, वो इस बात का इशारा था कि अब मौसम बदलने वाला है। हालांकि वो इतना जमीन तक घुस गए थे अरविंद केजरीवाल के झूठ कि उसको उखाड़ के फेंकना भी आसान नहीं था। तो अगला 5 साल और लगा। लेकिन मनोज जी, एक बड़ा दिलचस्प कहानी दिल्ली में निकल के सामने आती है। सांसदीय के चुनाव में बीजेपी सुपड़ा साफ कर देती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता था 2 बार। ऐसा क्यों? ऐसा क्या गणित फैला हुआ था? वो जो समय था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्किल से लोगों को अपनी तरफ खींचा। क्या वो स्किल था? स्किल था झूठ, स्किल था झूठे सपने। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का तो कोई हिस्ट्री था नहीं, उन्होंने कभी शासन किया ही नहीं था, लेकिन बातें ऐसी करते थे। और जो अन्ना हजारे साहब का इमेज लेकर के वो खड़े हुए, वो रामलीला मैदान का आंदोलन, आप भी जुड़े हुए थे, हम भी थे। तो वो जो उनका जो परिचय खड़ा हुआ ना, उसमें लगा ही इज लार्जर देन लाइफ। और जो मुद्दे लेकर वो आए थे, आम जन से इतना कनेक्ट कर लिया था कि ये एक ऐसा इंसान आया है जो आम जन की बात कर रहा है, लोकपाल की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक ये इमेज बन गई थी अरविंद केजरीवाल की कि नहीं। और कुछ चीजें तो किया भी ना, जैसे उन्होंने बिजली 200 यूनिट ही सही, बिल्कुल माफ तो की। उन्होंने पानी 20,000 लीटर, भले पानी आवे नहीं आवे, पानी जिसका आता था माफ तो था ही। एक मैसेज था। महिलाओं का बस माफ किया। तो ये 3 जो चीजें थी, वो कोई सामान्य तो थी नहीं। बिल्कुल, और जनता को कनेक्ट की। हाँ, उनका फेल्योर क्या था कि वो जो कह रहे थे या जो वादा किए थे, धरातल पे नहीं उतर रहे, वो धरातल पे नहीं उतर रहा था। जैसे कि मान लो बिजली, अब गर्मी में बिजली कट होती थी, बजट था नहीं, घाटे में जा रही थी दिल्ली सरकार। पानी नहीं आ रहा है तो वैसे ही नहीं आता था। तो जो आ रहा था वो भी गंदा आ रहा था। हाँ, सीवर, ये बात अलग थी। देखो, एक तरह से बात करें हम, तो उस व्यक्ति ने जो नीति अपनाई, आज तो पूरा देश अपना रहा है, फ्रीबीज। हाँ, लेकिन उस व्यक्ति के पास सिर्फ दिवालिया होने का रास्ता था। या फिर यह कहे कि उन्होंने जिस तरीके से सेंटर के साथ लड़ाई करके रखी हमेशा, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। तो जो किया वो तो भारी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा उन्होंने, मोदी जी को जिस तरह से गाली देना, सब कुछ। लेकिन अरविंद केजरीवाल बातें अच्छी करते थे, पॉलिसी कुछ नहीं थी उनके पास, जिसके कारण दिल्ली का बहुत लंबा नुकसान हुआ है। भाई, दिल्ली एक दिन कहने लगे ना, यार ये छोड़ो फ्री का बीच, तुम हमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं दे दो। और अब जब हम 2025 से आए हैं, आज 10 महीना हुआ है, मैं आपको इस इंटरव्यू में दावे से कह सकता हूं कि 2 साल बीतने दो। 2 साल के अंदर दिल्ली के मेरे भाई बहन, आप किसी सरकार से जो 27 साल से जो प्रदेश दबा कुचला हो, भ्रष्टाचारी शासन में गया हो, आप उसके लिए 2 साल कम से कम दीजिए रेखा गुप्ता जी को। 2 साल दीजिए हम सबको, भाजपा को। जाहिर तौर पर, क्योंकि कोई आके जादू छड़ी तो घुमा नहीं देगा। कैसे कर देगा? मनोज जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की, जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार का लेकर आए कि भैया हम हटाना भ्रष्टाचार, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के ऊपर लगे। यही तो बात हुई ना, उनके मंत्री संलिप्त पाए गए। छोटे मोटे भ्रष्टाचारी नहीं हुए। मुझे लगता है इतिहास में ऐसा भ्रष्टाचार करने वालों का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जितना भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी हुए। आपने उनकी बड़ी मुखालफत करी थी, 26 जनवरी को लेकर वो धरने पर बैठ गए थे। वो देशद्रोह था, रिपब्लिक परेड रोकने की कोशिश देशद्रोह था। देखो, यही बोलता हूं, उस आदमी ने जो 3 नियम चलाए, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस, ये तीनों
आज सही मायने में देश में कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऊपर से इलाज भी, अनाज भी। लेकिन अब तो इस देश में ना, इस दुनिया में पूरे, जो भी कोई पहले बिना हिस्ट्री के कुछ नया बोलेगा तो लोग चप्पल दौड़ा के उसको मारेंगे, कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल टाइप का बतिया रहा है, धोखेबाज है। अभी बिहार में देखा है हाल। अरविंद ने पूरे दुनिया में एक मैसेज दे दिया कि जिसका कोई अपना हिस्ट्री ना हो उसकी बात सुननी नहीं है, नहीं तो बर्बाद कर देगा। मनोज जी, क्योंकि दिल्ली में आप सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आई जब मनोज तिवारी को लेकर ये कहा गया कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो या एक महिला टीचर के ऊपर जब आप थोड़ा गुस्सा कर गए थे, जब कैमरे का उद्घाटन करने गए थे, तो वो क्यों ऐसे मनोज तिवारी के अंदर कभी कभी ऐसा लगता है कि अहंकार आ जाता है या गुस्सा आ जाता है कि नहीं, अपने पद से ऊपर हो जाते हैं मनोज तिवारी? नहीं, बेसिकली क्या है कि वो कंडक्ट अच्छा नहीं था, ये तो वास्तव में अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं वहां मौजूद था उस टाइम। तो हमको इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, यही बोल देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। या आवेश में कई बार ऐसा हो जाता है, लगता है आवेश में हुआ या इंटेंशनली आपको बुरा लगा था? नहीं, थोड़ा बुरा तो लगा था कि एक सांसद से कैसे कोई कह सकता है गाना गा दो हमारे लिए। सांसद से नहीं, देखो होता क्या है, हम सांसद हैं इसलिए बुरा नहीं लगा। क्या है कि वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अभी कार्यक्रम फिनिश होने दीजिए, तब कह सकते थे, तब कोई बात हो। तो वो मुझे लगा कि यार ये एंकर कैसे, अभी कोई उद्घाटन होना है तब तक सबसे पहले कह रही है गाना गाइए। क्योंकि उसमें सवाल ये निकल कर आया, क्योंकि आप भी शिक्षक रहे कहीं ना कहीं। हाँ, ठीक है, आपने शिक्षक बेसिकली तो हम टीचर थी, भाव में बोले। हाँ, कि मुझे लगा कि भाई सबका व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे उतना हार्श नहीं होना चाहिए था। गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई, गलती ही थी वो आवेश में आके, हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, ये सही वर्ड रहेगा। जी जी, कि जैसी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्ट कर दिया। हाँ। मनोज जी, आप क्रिकेट का बड़ा प्रेम रहा है आपको, हमने देखा है। सीसीएल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट लगातार खेलते भी रहते हैं, सांसद आप हो गए हैं, अभिनेता आप रहे, गायक आप रहे, लेकिन क्रिकेट से आपकी दीवानगी अलग नजर आती है बिल्कुल। अभी भी आप 50 प्लस हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं लगता नहीं है कि हाँ वो कभी आप छोड़ पाएंगे। नहीं, भगवान करे खेलता रहूं। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे खेलते रहे। अभी आजकल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो रही है, जो हम लोग उसमें पहला मैच जीत गए हैं, और पता नहीं आपका इंटरव्यू कब आएगा। तो हमारा 24 और 25 अगला मैच है कोयम्बटूर में। देखो, मैं सबको चाहता हूं ना, एवरीबडी शुड प्ले, एवरीबडी शुड कम ऑन ग्राउंड, खेलेगा तो खेलेगा, व्हाटएवर द गेम इज। हाँ, आप आओ, नशा से दूर रहना है तो ग्राउंड में आओ, बिल्कुल, कोई बुरी आदतों से दूर रहना है तो खेल से जुड़ो, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज जी, थोड़ा सा इन सब चीजों से हट के आपके परिवार पर आते हैं, बेटियों पर। दो बड़ी प्यारी बेटी हैं आपकी, एक बड़ी बेटी मुंबई में है, तीन बेटी हैं। बेटियों का पिता होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य है। मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। हमारे समाज में बेटियों का पिता होना, कई लोगों ने पता नहीं क्यों अपने को उसको अभिशाप माना। मैं इनसे अलग सोचता हूँ। भाई, आपके पास बेटी है तो एक बेटा भी होगा जब उसका विवाह होगा, बिल्कुल, और बेटा है तो एक बेटी भी आएगी जब उसका विवाह होगा। अंतर। लेकिन आज की डेट में बेटियां बेटों से कम थोड़ी है मनोज जी। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। कि मैं तो इस बात को प्रचारित करता हूं कि कई बेटियों ने ये एक मानस बन गया, हम उस मानस को तोड़ना चाहते हैं। आपके ऊपर भी बहुत आरोप लगे बेटियों को लेकर।
क्या? कि भाई एक बेटी आपकी मुंबई में बड़ी बेटी है जो, हाँ, 2 बेटी और हो गई। हाँ, ये भी इस तरह की बेवकूफी भरे बेवकूफी वाली बातें बहुत हुई थी। कमेंट्स करते रहते हैं लोग। बुरा लगता था इस बात को कि यार क्या मतलब फालतू की बातें हो रही हैं ये। अभी क्या है ना कि ये सोशल मीडिया पे लोग ऐसी ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं जो बोल भी नहीं कि सकते। अब बुरा नहीं लगता है। हम्म। अब ये मान लेते हैं कुछ लोग मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, दिवालियेपन के शिकार हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, मानसिक रूप से दिवालिया है। हम्म, मेरा थॉट है ना हम्म, कि हम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम्म, तो हम अरविंद केजरीवाल रे कहना जरूरी थोड़ी है। हम्म, हम उनके नीतियों का, उनके भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे हम्म, तो बल्कि मैं तो आपके इंटरव्यू के मार्फत सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं हम्म, कि हे सोशल मीडिया के वीरों, आप सोशल मीडिया को बचाओ ताकि लोग उस पे बने रहें। हम्म, लैंग्वेज जो लिखते हैं फिर विरोधी के लिए, हम्म, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने दोस्तों से भी कहूंगा कि आप दूसरों के लिए हम्म, उसके एक्ट पे बात करो, हम्म, उसकी पॉलिसी का विरोध करो। हम्म। व्यक्ति को गाली देते हुए हम विरोध नहीं करना चाहते। मनोज जी, काफी लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। हाँ, लास्ट सवाल पे आओ। अंतिम क्षणों में जीवन के, आप जब ये पर्दा गिरेगा इस अभिनय का, इस गायन का, बेटियों के लिए, समाज के लिए मनोज तिवारी क्या छोड़कर देखना चाहते हैं? क्या, किस तरह देखते हैं आने वाले समाज को? कुछ नहीं, वो खुद अपने से करेंगी। हम क्यों इतना लोड लेते हैं? ये लोड लेना ही तो परेशानी का कारण है। बेटा हो या बेटी हो, उसको मूलभूत सुविधा दे दो। हमको क्या मिला था जीवन में? खुद ही बने हैं। हमको तो 26 साल तक साइकिल नहीं मिली। सही बात। इसलिए मैं, जो भी लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं ना, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन दो उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। मेरी बेटी ने अभी एक दिन, साल भर के अंदर की बात है, उसने कहा कि पापा एक कार खरीदनी है। मैंने कहा कितने का है? बोली 95 लाख का है। कौन सी बेटी ने? छोटी बेटी ने, बड़ी बेटी ने? बड़ी बेटी ने, जो मुंबई में रहती है। हाँ, अभी छोटी तो 5 साल 5 की साल अभी की हुई है, है। लेकिन वो ज्यादा नटखट नजर आती है हमको। नहीं, वो बहुत, तीनों बहुत टैलेंटेड है, तीनों बहुत संस्कारिक हैं। मैं बड़ी वाली की बात कर रहा हूँ, रीति की। मैं उसको 1.5-2 महीना एंगेज करके रखा। अच्छा, अभी करते हैं, वो करते हैं। फिर 2 महीने बाद मैंने उसको समझाया, उसके पास बैठा। मैंने कहा बेटा, जब मैं आपकी एज में था ना, तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो उसको समझ में नहीं आया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने उसको डिनाई किया कि नहीं, अपने पैरों पे खड़े होना तो गाड़ी खरीदना। जबकि कोई बड़ी बात नहीं है आपके दिलाना। नहीं, मजे की बात सुनिए, उस दिन वो दुखी हुई, लेकिन 2 महीने बाद उसने मुझे बहुत टाइटली हक करके बोला, पापा आपने बिल्कुल मेरी आंखें खोल दी, और शी इज डूइंग गुड दिस डेज, अच्छा कर रही। और हमारी जो बाकी 2 बेटियों के लिए मैं ऐसे ही रहूंगा। और मैं सबको, दुनिया भर के लोग बोलना, बेटा हो या बेटी हो, आप कुछ अपने बच्चों को संघर्ष करने दो। संघर्ष ही जीवन में सबसे ज्यादा ताकत देता है। सब कुछ करके तुम ही चले जाओगे तो वो क्या करेंगे? सही बात है, कुछ उनके लिए भी करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में देखा भी मनोज जी कि धन दौलत तो खूब कमाते हैं घर वाले, बच्चे सोचते हैं कि हम तो क्या जरूरत है करने की, इतनी धन दौलत है, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। लेकिन इंसान को नहीं आनी चाहिए, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उनको एक एक पैसे का महत्व समझने दो। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरी फादर एंड मदर। मनोज जी, बस रैपिड फायर के सवाल हैं कुछ अपना, क्योंकि आप, लंबा करियर आपका रहा है और विभिन्नताओं से भरा रहा है। भोजपुरी कलाकार आप बहुत बड़े रहे हैं, सेवक भी रहे हैं, फाउंडेशन भी चलाते हैं अपनी, संगीत भी देते हैं, भोजपुरी परिवार को भी चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे जितने भोजपुरी परिवार के बच्चे हैं, मैं अपने को अभी भी
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, भोजपुरी सिंगिंग इंडस्ट्री का मैं अपने आप को एक केयर टेकर समझता हूँ। अभिभावक समझते हैं एक तरीके से। हाँ, और मैं उसको निभाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमें तो बहुत आपके गर्व फाउंडेशन है के जरिए मुझे जितनी जानकारी है, आप बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। हाँ, उसके बाद देखो हमारे पास पवन सिंह जैसा स्टार है, हमारे पास निरहुआ जैसा स्टार है, इवन मैं खेसारी लाल का भी नाम लेना चाहता हूँ, जो अभी वो बेशक दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा है, लेकिन ये हमारा पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। खेसारी लाल ने जैसे अपनी जमीन बनाई है, रवि किशन ने जैसे अपनी जमीन बनाई है, और बाकी जितने हमारे बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे मतलब कि आर्टिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, चाहे आज भी रानी चटर्जी को मैं बात करता हूं जो ससुरा बड़ा पैसा वाला की हीरोइन है, और वो बहुत अच्छा कर रही है, लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। बाकी जो नई लड़कियां हैं, अमरपाली दुबे हैं, अक्षरा सिंह हैं, और लड़के कई आए हैं, वो रितेश पांडे, वो भी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा है। हाँ। अभी बिग बॉस में भी एक गई थी, मनीष कश्यप मेरा इतना क्लोज भाई, एंड टाइम पे उछल के उधर चला गया वो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे भाई नहीं रहे, वो कल भी भाई थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। मनोज तिवारी की सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है, अगर हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो? इतना तो बहुत आपने दूर ले गए हमको। नहीं, हमको श्रीदेवी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, और माधुरी दीक्षित। और अभी की बात करें हाल फिलहाल के उसमें? अभी हाल फिलहाल वो दीपिका की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन आपने उनका विरोध भी किया है मनोज जी। उससे क्या हुआ, वो गलत करेगी तो विरोध करूंगा। मुझे याद आ गया, देखो तुरंत एकदम। हाँ, देखो आप परदेश होते थे उस टाइम पे, ठीक है, और जेएनयू मसले पर आपने खुद विरोध भी किया था उनका। जेएनयू में वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी मिलेंगी तो मैं उनको विरोध करूंगा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मनोज तिवारी के कॉलेज टाइम में किसी से प्यार हुआ था? अब यही आज झगड़ा मार कराओगे हमारे घर में? कॉलेज टाइम में देखिए हर किसी के क्रश भी होते हैं बहुत से। अरे भैया, ये क्वेश्चन कांटा मारो, आगे बढ़ो। नौकरी पाने के लिए जो आपने पहला गाना गाया था, उससे जो पहली कमाई आपकी हुई थी, क्या किया था उसका? पहली जो हमारी अर्निंग हुई थी, उससे हमने दूसरा एल्बम बनाया था। इतनी कमाई हो गई थी? हाँ, मिला था 25,000 रुपया। उस टाइम पे काफी होता था। 1996 में। उस टाइम तो काफी होता था, 96 में 25,000 रुपया। हाँ, 25,000 बहुत होता था, और बुला गए थे बैंक में रख के। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले गए थे तो करीब 45-46 लाख रुपया मिला उसी गाने, उसी का वही मिलता था तो रख देते थे। हाँ। और फिर मैं बैंक में डाल के भूल जाता था। हाँ। तो अच्छा, मैं बिजनेसमैन तो था नहीं। हाँ। तो मैंने थोड़ा पैसा, थोड़ा सा कहीं घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, ऐसे ही करता था। फायदा ही हुआ उसमें, फायदा ही हुआ। जमीन वमीन खरीद लेते थे। अब धर्म कर्म के कामों में बहुत हमने देखा है आपको कि बहुत हर साल में करीब 50 लाख रुपया, आज की बात कर रहा हूं मैं। अब पिछले 10 साल हमारा मृदुल फाउंडेशन है, हमारा सान्विका फिल्म्स है, अभी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की ओनर सान्विका फिल्म्स है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा और स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहता। करना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और क्या बोला मैंने, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक के क्षेत्र में। हाँ, जहाँ कोई दिख गया अच्छा तो उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख। मनोज जी, क्योंकि आप संगीत में इतना इन्वॉल्व रहे हैं, सनातन का काम करने वाले लोगों को भी थोड़ा मैं सपोर्ट करता हूँ। आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहिए जिसमें मैं गरीब बच्चों को संगीत की शिक्षा दूं या उनको आगे बढ़ाऊं, प्रोत्साहित करूं, खासकर लोक गीतों को लेकर, लोक संगीत को लेकर, जैसा कि आपने बढ़ाया अपने समय में? अगले महीने उद्घाटन है बनारस में। मतलब ये बात मैंने आपसे किसी ना पूछी ना मुझे पता थी, मैंने सिर्फ आप पे ऐसी
रैंडमली अगले पूछ महीने लिया। जो मेरा कौशलेश नगर में घर है बनारस में, वहां पे एक फोक ट्रेनिंग सेंटर अच्छा शुरू होने जा रहा है, जिसको मैं कौशल विकास से भी जोड़ रहा हूँ। अच्छा, जी। संगीत की ट्रेनिंग उसमें दी जाएगी। संगीत की, गायन की भी, वादन की भी, और लिरिक्स लिखने का, कंपोजिशन का, ये सब क्योंकि वहाँ पे बनारस पढ़ा संगीत का अपना घराना बड़ा माना जाता है। हाँ, वहीं पे कर वहीं पे करेंगे। मनोज जी, बस अंतिम उसमें है, 10 रैपिड फायर राउंड है, 10 क्वेश्चन मारो है, मारो हमको। सिर्फ आपको एक शब्द में जवाब देना है उसका। हाँ, एक शब्द में। हाँ, क्या आपके ध्यान में आता है उसको सुनकर? राजनीति से जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के लिए जीता हुआ एक महामानव। राहुल गांधी, देश का होते हुए देश का विरोधी। ओवैसी, भावी खतरा। भाभी खतरा, लेकिन राष्ट्र की बात करते हैं वो। बट वो जिस प्रकार से नफरत फैला रहे हैं, वो आने वाले समय में भावी बड़े खतरे हैं। प्रियंका गांधी, कुछ अच्छाइयां हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत विचार के साथ है। नेहा सिंह राठौर, क्या नाम ले लिए? आप बात कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि जवाब भी देना है। योगी या कहें आप योगी बाबा, क्या पसंद करेंगे कहना? योगी बाबा। योगी बाबा ज्यादा अच्छा लगेगा कहना। रिस्पेक्ट के साथ उनको नाम लेना है। इस देश के कई ऐसे नेता हैं, अमित शाह जी, मोदी अगला जी, नाम वही था उनका, सरदार पटेल। तो ये सब में से योगी जी के साथ योगी कहना, वो योगी बाबा अच्छा है। राजनीति में जात पात मजबूरी है या दिखावा है? सोच में पड़ गए। हाँ, सोच में पड़ गया। दिखावा या मजबूरी? मुझे तो तीसरा शब्द उसके लिए ढूंढने पड़ रहता है, एक और ऑप्शन दिए होते आप। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन उसके बिना राजनीति है नहीं देश की। बट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, देखो आने वाले समय में दुश्मन हमें जातियों में बांट करके ही कमजोर कर रहा है, और हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने किया था। जैसे अंग्रेजों ने किया था। हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कमजोर हो रहे हैं, और हमारी कहते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। ये वही आता है। फ्री की राजनीति, फ्री में जब मतलब फ्री बीस की राजनीति या फिर मुद्दों की राजनीति? मुद्दों की राजनीति। लेकिन आज की डेट में फ्री बीस की राजनीति सबसे ज्यादा प्रचलित है। धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोगों को एहसास होगा अपना कि हम गलत रास्ते पे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आप? नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों ने जिस प्रकार से हर व्यक्ति को उसका हक देना शुरू किया है, लोग अब काम करके कुछ अर्न कर रहे हैं। स्किल्ड होने की बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें तमाम अवसर है जहां आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फ्री बीच की राजनीति चलिए खत्म हो जाएगी। मनोज जी, आखिरी 4-5 नाम है बस इंडस्ट्री के आपकी। पवन सिंह का नाम आती है ध्यान में, क्या आता है? पवन सिंह दिल का भोला, हुनर का पावर स्टार भी उनको कह देते हैं आज की डेट में। हाँ, दिल का भोला भी जरूरी है उसके साथ, लेकिन विवादों से भी बड़ा नाता रहा है उनका, क्योंकि दिल का भोला है ना, अपने भोलेपन में फंस जाता है। खेसारी लाल यादव, भटका हुआ सुपरस्टार। रवि किशन, इतना समय लग गया मनोज जी अपने साथी के बारे में। रवि किशन को एक लाइन में अगर कहना हो, इतना लंबा साथ आपका रहा है उनके साथ, हाँ, समाहित नहीं कर पाएंगे।
अड़भंगी बाबा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा है। अड़भंगी बाबा है वो। ये नया नाम दिया है आपने उनको आज। अड़भंगी बाबा है। अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे, इनको नाम क्या दें? संघर्ष से निर्मित, ये दोनों के लिए कहेंगे। संघर्ष से निर्मित, संघर्ष से निर्मित। एक आखिरी नाम इसमें लिखा हुआ है ममता बनर्जी का। जिस डाल पे बैठे वही काटना है, वही काटना है। ये मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, लेकिन मैं जाते जाते आपको ऐसा तो छोड़ूंगा नहीं, इतने टाइम से हम जानते हैं और आपने कहा कि नया संगीत विद्यालय खोलने वाले हैं, संगीत को लेकर बहुत चर्चा करते हैं। कोई ऐसा गुनगुना दीजिए जो सबके लिए नया हो और हमारे दर्शकों के लिए नया हो। और हमारा एक नया गाना आ रहा है जी, कि सत्य सनातन की धारा को और सजाना होगा, सजाना नहीं बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। ये हमारा नया गाँव। ये तो सनातन से जुड़ा है, क्योंकि आप भक्ति आपके दिमाग से कभी जाती नहीं है, ध्यान में हमेशा आ जाती है, लबों पे आ जाती है। लेकिन भोजपुरी की अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी में सुने बिना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। देखिए कोई अच्छा ऐसा गाना कि जो दर्शक कहे कि हाँ मनोज जी ने कुछ नया सुनाया है और ये जरूर वायरल सेंसेशन बनेगा। वो तो सबसे अच्छा है। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, देश के आभारी हैं जी। दिल्ली ने बनाया सांसद, उसकी बलिहारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। स्टेट मिरर के लिए आपका संदेश कुछ हो जाए? स्टेट मिरर अच्छा करे। अच्छा लगा आपसे बात करके। स्टेट मिरर को बहुत शुभकामना। आप अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता से लोगों के दिलों में छाएं। स्टेट मिरर, यही मेरी शुभकामना है। और सकारात्मकता जगाना है। ये संसार शांति व्यवस्था से चले, इसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होनी चाहिए। हमारे स्टार, हमारे स्टेट मिरर की भी यही होनी चाहिए कोशिश। जय हिंद। धन्यवाद मनोज जी, बात करने के लिए। आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन के हर पहलू को हमने छूने का प्रयास किया है और बड़ी बेबाकता से आपने उसका सबका जवाब दिया है। सौम्यता आपके लबों में हमेशा देखी जाती है, सुनी जाती है, और यही आज हमारे इस इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में नजर भी आई है। सुना है किस तरीके से मनोज तिवारी को अलग अलग धुन राग छेड़े हैं इन्होंने, और अपने जीवन के हर पहलू को बड़ी सौम्यता से हमको बताया भी है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत आपका। जय श्री राम।